हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पैटर्न रिकॉग्निशन के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फर्स्ट 3 चैप्टर्स और उनके वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो फटाफट से जाके उन्हें देख लो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 4th चैप्टर। ये जो 4th चैप्टर है पीआर का, ये थोड़ा मिक्स्ड है, यानी कि कुछ थियरीज इसमें काफ़ी ईजी है और कुछ थियरीज के लिए थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। तो आप साथ में बने रहिए, हम आराम से इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बस आपको ध्यान से बैठ के सारी चीज़ों को सुनना है, राइट। और रिटर्न में मैं बस आपसे बस एक ही चीज़ मांग रहा हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी उनकी एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प हो, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेशन फॉर वेरिएबल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें समझना है कि मीन और वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट किया जाए, राइट। सो व्हाट इज मीन? द मीन ऑफ अ वेरिएबल इज द एवरेज ऑफ ऑल इट्स वैल्यूज, राइट। हमें पता है कि मीन यानी कि एवरेज होता है, यानी कि जितनी भी आपके पास डेटा वैल्यूज हैं उन सभी का आपको एडिशन करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, उसे हम कहते हैं मीन। तो मीन को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे म्यू से। सो म्यू इज इक्वल टू 1/n, जो कि हमारा है एन। एन स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज जो आपको दे रखी होती है, एंड आपको सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि जितने भी आपको ऑब्जर्वेशन दी है, जितने भी आपको इंडिविजुअल डेटा वैल्यूज दी है, उन सभी का आपको एडिशन करना है, उससे आपको आपका मीन मिल जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा वेरिएंस कैलकुलेशन। ठीक है, वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? सो वेरिएंस मेजर्स हाउ मच द डेटा पॉइंट्स डेविएट फ्रॉम द मीन। पहले इसके डेफिनेशन को समझो। वेरिएंस हमें क्या मेजरमेंट करके देता है कि आपके जो डेटा पॉइंट्स है, यानी कि जो इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स है, वो आपसे आपके मीन से कितने दूर है, कितने डेविएटेड है, राइट। उस चीज की कैलकुलेशन को हम बोलते हैं वेरिएंस। सो वेरिएंस मेजर्स हाउ मच द डेटा पॉइंट्स डेविएट फ्रॉम द मीन, यानी कि आपकी जो मीन वैल्यू है उससे आपकी हर एक इंडिविजुअल जो डेटा वैल्यू है वो कितनी दूर है, वो उससे कितना डेविएट करती है, उसका कितना डिफरेंस है मीन से, राइट। तो वेरिएंस को हम डिनोट करेंगे सिग्मा स्क्वायर से, और इसका फॉर्मूला क्या है देखिए, 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, राइट। यानी कि यहाँ पे सेम चीज होगी, लेकिन आपको क्या करना है कि हर एक इंडिविजुअल जो आपका डेटा वैल्यू है उसमें से आपको मीन को सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद उसका स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आपकी जो वैल्यूज है वो आपको दे देगा वेरिएंस। यहाँ पे मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लेके आया हूँ, आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा वैल्यूज है, आप देख सकते हैं, दीज आर सम डेटा वैल्यूज विच वी हैव, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा वैल्यूज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और हमें क्या करना है कि अब इसके ऊपर से हमें मीन को और वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। तो मीन का तो फंडा सिंपल है, कुछ नहीं करना, ये जितने भी डेटा वैल्यूज हैं उन सभी का एडिशन कर दो सबसे पहले, और जो आपको आंसर मिला वो यहाँ पे आ रहा है 156। उसके बाद आपको क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखो यहाँ पर हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, तो मीन क्या हो जाएगा 156 डिवाइड बाई 10 विच इज 15.6। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम्पल पूछे तो भी आपको आ जाएगी ये चीज। और फिर वेरिएंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो। वेरिएंस के लिए आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी इंडिविजुअल डेटा वैल्यूज थी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज है, 5, 7, 8, 10, 15, इन सभी में से आपको आपके मीन को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 15.6 को आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हर एक डेटा वैल्यू के लिए आपने क्या किया, उसमें से मीन को सब्ट्रैक्ट किया और उसके बाद उसका स्क्वायर किया, यानी कि 5 माइनस 15.6 का स्क्वायर, आपको ये वाली वैल्यू मिल गई। फिर आपने वैसे ही 7 के साथ भी किया, 7 माइनस 15.6 का स्क्वायर, आपको ये वाली वैल्यू मिल गई। ऐसा करके आपको सभी डेटा वैल्यूज के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपकी ये आपको एक नई वैल्यूज मिल जाएंगी। फिर आपको क्या करना है कि इन सभी नंबर्स को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, यानी कि ये आपको जो स्क्वायर्ड डिफरेंसेस मिले हैं इन सभी का आपको एडिशन करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज 10 इन दिस केस, और आपको आपका वेरिएंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना मीन और वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन फर्स्ट ऑर्डर मार्कोव मॉडल फॉर वेदर प्रिडिक्शन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑर्डर मार्कोव मॉडल को एक्सप्लेन करना है वेदर प्रिडिक्शन एप्लीकेशन के लिए, राइट। तो पहले समझते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर मार्कोव मॉडल क्या है और वेदर प्रिडिक्शन में इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, फिर हम उसको देखते हैं, राइट। सो व्हाट इज अ फर्स्ट ऑर्डर मार्कोव मॉडल? अ फर्स्ट ऑर्डर मार्कोव मॉडल assumes that the future depends, one second,
that the future depends only on the current state and not on any previous states. For weather prediction, this can be applied as follows. यानी कि ये ऐसा कहना चाहता है कि यहाँ पे आपका जो फ्यूचर स्टेट होगा वो हमेशा करंट स्टेट पे डिपेंड होगा. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं वेदर एप्लीकेशन की ही बात करूं तो उसके केस में कल क्या मौसम होगा वो डिपेंड करेगा आज पे. यानी कि आज का जो कोई भी मौसम होगा उसके ऊपर से मैं तय कर सकूंगा कि कल कैसा मौसम होगा, राइट. अगर आज मौसम जैसे फॉर एग्जांपल सनी डे है, यानी कि आज बहुत धूप थी, तो उसके ऊपर से मैं एज्यूम करूंगा कि कल कैसा वेदर होगा. तो फर्स्ट मार्कोव मॉडल इसी चीज पे फोकस करता है कि आपका जो फ्यूचर स्टेट है वो डिपेंड करता है आपके करंट स्टेट पे और किसी भी स्टेट पे नहीं. इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी प्रीवियस स्टेट्स, और पहले का कोई भी स्टेट इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा. फॉर वेदर प्रेडिक्शन दिस कैन बी अप्लाइड एज फॉलोज. तो देखिए वेदर प्रेडिक्शन में हमारे पास कितने स्टेट्स होते हैं, हमारे पास 3 स्टेट होंगे. एक होगा आपका सनी, फिर आएगा रेनी और एक आएगा क्लाउडी. सो वी हैव 3 स्टेट्स, ठीक है. उसके बाद हमें फाइंड करनी होती है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. अब इसको समझो कैसे ये चीज होती है. हमारे पास टोटल कितने स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं. तो सबसे पहले हमें लिखना है कि वी हैव 3 स्टेट्स विच इज सनी, रेनी एंड क्लाउडी. उसके बाद आती है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी. ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि गिवन दैट टुडे इज अ सनी डे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो विल बी अ रेनी डे. ये यहाँ पे ये दिखा रहे, देखो P ऑफ रेन गिवन सनी, लेकिन गिवन दैट टुडे इज अ सनी डे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो विल बी अ रेनी डे. यानी कि आज हमारे पास करंट डेटा क्या है, आज का है. आज के डेटा के बेसिस पे हमें कल की प्रेडिक्शन करनी होती है. ये होता है फर्स्ट मार्कोव मॉडल. तो आज अगर मेरा सनी डे है तो उसके बेसिस पे मैं कितनी प्रोबेबिलिटी से कह सकता हूं कि कल जो है वो रेनी डे होगा. तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमारे है 0.3 एज्यूम किया हमने, ठीक है. वैसे ही आज सनी डे है तो उसके ऊपर से मैं कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ कह सकता हूं कि कल भी सनी डे ही निकलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली ज्यादा होगी, तो हम उसको कहेंगे 0.7, ठीक है. तो इस तरीके से आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज डिफाइन होती है कि आज जो करंट वेदर कंडीशन है उसके बेसिस पर आप बताएंगे कि कल की क्या कंडीशन होगी, कल की वेदर कंडीशन क्या होने वाली है. इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी. अब उसके अलावा होती है हमारे पास इनिशियल स्टेट प्रोबेबिलिटी, जो कि होती है उस पर्टिकुलर डे की प्रोबेबिलिटी विच इज P ऑफ सन इज इक्वल टू 0.6. यानी कि ये हमारी जो स्टार्टिंग में होती है हर एक स्टेट की प्रोबेबिलिटी, उसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टेट प्रोबेबिलिटी. फिर आता है प्रेडिक्शन. तो प्रेडिक्शन आप कैसे करोगे, सो यूजिंग द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज प्रेडिक्ट द नेक्स्ट स्टेट. यानी कि आप इन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे, ठीक है. आपके पास ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी और इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि कल कौन सा डे होगा. अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये 0.7 वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. इसका मतलब कि आज सनी डे है, इससे अगर हम ये कहें कि कल सनी डे होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मुझे 0.7 मिल रही है. इसका मतलब है कि चांसेस ज्यादा है कि कल भी एक सनी डे होगा, राइट. सो इफ टुडे इज सनी द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुमारो इज 0.3. जो मैंने आपको चीज बताई वही यहाँ पे लिखी गई है. तो ये होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर मार्कोव मॉडल फॉर वेदर प्रेडिक्शन, ठीक है. अब मैं आपको इस चीज को और अच्छे से समझाता हूं एक एग्जांपल के साथ. देखिए यहाँ पे बनती है हमारी एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स. यहाँ पे देखिए हमारे पास कितनी चीजें, एक हमारा रेनी, क्लाउडी एंड सनी, और यहाँ पे भी हमने डाल दी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाउडी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी. यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये टुडे यानी कि आज की कंडीशन है कि आज के दिन पे कौन सा वेदर है, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आज रेनी डे था तो यहां पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है कल के दिन की. तो कल क्या होगा, आज रेनी डे था तो कल क्या होगा उसकी मुझे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी यहां पे कितनी दी गई है. देखिए तो सबसे पहले गिवन दैट टुडे इज अ रेनी डे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो विल आल्सो बी अ रेनी डे, 0.6. फिर गिवन दैट टुडे इज अ रेनी डे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, 0.3. फिर गिवन दैट टुडे इज अ रेनी डे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो विल बी अ सनी डे, 0.1. समझ रहे हो. वैसे अगर आज का दिन क्लाउडी है तो कल रेन यानी कि बारिश होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5. आज क्लाउडी वेदर है तो कल भी क्लाउडी वेदर होगा, उसकी कितनी है, 0.3. आज तो ये होती है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज. इस तरीके से पूरा टेबल आपको बनाना है एग्जाम के अंदर, ठीक है. तो इस तरीके से आपका पूरा टेबल बनेगा जहां पे आप दिखाओगे कि हर एक मतलब आज के वेदर के बेसिस पे कल के वेदर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है. यानी कि सिंपल सी बात है, देखो जैसे सनी का एग्जांपल ले कि आज सनी डे है तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि कल भी सनी डे रहेगा, 0.7. डेफिनेटली बिकॉज अगर आज धूप हो रही है तो चांसेस काफी ज्यादा है कि कल भी धूप होगी, इसलिए ये वाली प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा दे रखी है. अब इसका आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि डायग्राम ड्रॉ करना है. तो डायग्राम जब ड्रॉ करने को कहे तो आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है. बहुत सिंपल सा डायग्राम है, आप देखो कैसे करना है. ये है सनी,
ये है रेनी और ये है क्लाउडी। इस तरीके से आपको ये ड्रॉ कर देने हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा टेबल क्या था कि आज सनी डे है, उसके बेसिस पे कल रेन होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए सनी से रेनी की तरफ ऐसे डालो कि आज सनी डे है तो उससे क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कल रेनी डे है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। फिर आज सनी डे है उससे क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि कल एक क्लाउडी डे रहेगा, तो उसकी हो जाएगी 0.1। फिर आज सनी डे है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि कल भी सनी डे ही रहेगा, तो उसके लिए हमने ऐसे कर दिया उसी के ऊपर लूप, यानी कि 0.7। यानी कि अगर कल वही दिन आने की प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी है तो आप ऐसे लिखेंगे 0.7 करके, ऐसे उसके ऊपर ही खुद का एक सेल्फ लूप आपको बनाना है। वैसे ही रेनी के लिए केस होगा कि भाई आज रेनी है तो कल सनी कितना होगा 0.1, फिर रेनी है तो रेनी ही रहेगा, उसकी कितनी 0.6, फिर रेनी है तो रेनी से क्लाउडी होगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी 0.3। उसे सिमिलरली आपको क्लाउडी के लिए भी ये चीज ड्रॉ कर देनी है। काफी सिंपल सा केस है और आराम से आप इस चीज को ड्रॉ करके अपनी एग्जाम में आ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बाद में देख सकें, राइट, बिकॉज ये पीडीएफ मटेरियल में आपको नहीं मिलेगा। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि भाई फर्स्ट ऑर्डर मार्कोव मॉडल क्या है। ये हमारे करंट जो सिचुएशन होती है, यानी कि हमारा जो करंट स्टेट होता है उसी के ऊपर चलता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी प्रीवियस स्टेट। ठीक है, यानी कि आज के दिन के बेसिस पर कल क्या होगा उसकी आप यहाँ पे प्रेडिक्शन करते हैं। अब परसों या तो फिर 10 दिन पहले का कोई डेटा यहाँ पे चेक नहीं करते हैं, राइट। चलिए, मैं आशा रखता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट थियरी के ऊपर। माय नेक्स्ट थियरी है व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, व्हाट इज सॉफ्ट क्लस्टरिंग एंड हार्ड क्लस्टरिंग। ठीक है, हमें यहाँ पे समझाना है कि सुपरवाइज लर्निंग किसे कहते हैं और उसमें भी सॉफ्ट क्लस्टरिंग एंड हार्ड क्लस्टरिंग, ये क्लस्टरिंग के दो टाइप्स है जो हमें यहाँ पे समझाने हैं, राइट। सो सबसे पहले समझते हैं कि भाई व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग। Supervised learning is a type of machine learning where the model learns patterns and structures from data without labeled outputs। यानी कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कभी भी आपके किसी इनपुट के लिए आपको फिक्स्ड आउटपुट नहीं मिलता। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाई थी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग जो होती है ना, सुपरवाइज्ड, उसमें आप क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए उसका यूज करते हैं। यानी कि अगर मेरा कोई घर है और मुझे उसकी प्राइस को आइडेंटिफाई करना है, तो बेस्ड अपॉन द डिफरेंट पैरामीटर्स कि सच एज मेरे घर में कितने कमरे हैं, मेरे घर में उसके कितने फ्लोर्स हैं, मेरा घर किस लोकेशन पे है, उसके बेसिस पे मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मेरे घर की प्राइस कितनी होगी। तो वो एग्जांपल हो जाएगा सुपरवाइज्ड लर्निंग का। बट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का कोई फिक्स्ड आउटपुट नहीं है, बिकॉज सुपरवाइज लर्निंग में तो मुझे घर की प्राइस पता चलती है, तो मुझे एक न्यूमेरिकल आउटपुट मिल रहा है। यानी कि मेरे इनपुट्स के लिए मुझे एक फिक्स्ड आउटपुट मिल रहा है। मेरे इनपुट्स क्या है, मेरे पैरामीटर्स के भाई घर के इतने कमरे इस लोकेशन पे है, ये सारे ये मेरे इनपुट्स है। उसके बेसिस पे मुझे एक फिक्स्ड आउटपुट मिल रहा है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है कि भाई आपके घर की प्राइस इतनी हो सकती है। बट अनसुपरवाइज लर्निंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि आप डेटा को एक साथ ग्रुपिंग करते हो, क्लस्टरिंग बनाते हो, यानी कि क्लस्टर्स में आप डेटा को क्लासीफाई करते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लस्टरिंग होती है, ग्रुप्स बनते हैं डेटा के। यहाँ पे आपको कोई फिक्स्ड आउटपुट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो डेटा यूज करेंगे वो अनलेबल्ड डेटा होगा, यानी कि कोई डेटा जो है वो आपके आउटपुट के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होगा। आपका इनपुट जो है वो आउटपुट के साथ सीधा कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पे हिडन पैटर्न्स को आप फाइंड करते हैं और उसके बेसिस पे आप जो है अपने मॉडल के थ्रू क्लस्टरिंग करते हैं कि ग्रुप्स बनाते हैं डेटा के। ये चीज कैसे होती है हम इसको डिटेल में इसी थियरी में इसके एग्जाम्पल में समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द मॉडल लर्न्स पैटर्न्स। देखिए मॉडल जो है वो पैटर्न्स अपने आप सीखता है, यहाँ पे कुछ आप प्रीडिटरमाइंड नहीं रखते हैं। एंड स्ट्रक्चर्स फ्रॉम डेटा विदाउट लेबल्ड आउटपुट्स, यानी कि यहाँ पे आपको कोई लेबल्ड आउटपुट नहीं मिलता है। जैसे लेबल्ड आउटपुट का एग्जांपल क्या था कि घर की अगर प्राइस को मैंने प्रेडिक्ट किया तो मैंने कहा कि भाई 50 लाख रुपीज, तो दैट इज अ लेबल्ड आउटपुट, एक लेबल आ गया आउटपुट के ऊपर 50 lakhs, राइट। द गोल इज टू ग्रुप, ये मेनली ग्रुपिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लस्टरिंग और रिड्यूस द डेटा इनटू मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशंस। एग्जांपल्स इंक्लूड क्लस्टरिंग, डायमेंशनलिटी रिडक्शन एंड एनोमली डिटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्रुप बनाते हैं, किसी चीज को रिड्यूस करते हैं, किसी चीज को इंप्रूव करते हैं, बस यही करते हैं। यहाँ पे क्वालिटेटिव मेजर है, क्वांटिटेटिव मेजर आपके पास यहाँ पे नहीं आता है। इसके एग्जांपल्स देखिए, हमारे पास दो एग्जांपल्स है क्लस्टरिंग के, एक आता है सॉफ्ट क्लस्टरिंग, एक आता है हार्ड क्लस्टरिंग। अब ये बहुत ही सिंपल है समझने, आप आराम से समझ जाएंगे। इन हार्ड क्लस्टरिंग ईच डेटा पॉइंट इज असाइंड टू एग्जैक्टली वन क्लस्टर, यानी कि हार्ड क्लस्टर में क्या होता है कि आपका जो डेटा पॉइंट है वो किसी एक फिक्स्ड क्लस्टर में ही होगा। ठीक है, वो किसी दूसरे क्लस्टर में एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, और मेरे पास एक डेटा पॉइंट है विच इज एक्स। तो अगर मैं कहता हूं कि x बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब है कि x मेरा ए का ही मेंबर रहेगा,
वो अब बी का या तो सी का मेंबर नहीं हो सकता है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। इसको बोलते हैं हार्ड क्लस्टरिंग। अ डेटा बिलोंग्स इंटायरली टू अ सिंगल ग्रुप विदाउट एनी ओवरलैप, यानी कि ये एक सिंगल ग्रुप से ही बिलोंग करेगा, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी कि एक साथ आपका कोई एक डेटा पॉइंट दो क्लास से बिलोंग नहीं कर सकता है, वो किसी एक क्लास से ही बिलोंग करेगा। एक्स जो है वो ए का ही रहेगा, वो बी का नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं हार्ड क्लस्टरिंग। सो के मीन्स क्लस्टरिंग असाइंस ईच डेटा पॉइंट टू द नियरेस्ट क्लस्टर सेंटर, यानी कि के मीन्स क्लस्टरिंग इसका एग्जांपल है, ठीक है। के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जो है, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस ही करने वाले हैं कि के मीन्स क्लस्टरिंग क्या होता है। वो हमारे हर एक डेटा पॉइंट को एक नियरेस्ट क्लस्टर सेंटर में असाइन करता है। इफ देर आर थ्री क्लस्टर, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, अ पॉइंट बिलोंग्स टू वन एंड ओनली वन क्लस्टर, यानी कि आपका जो पॉइंट है वो किसी एक ही क्लस्टर में बिलोंग करेगा, मल्टीपल क्लस्टर से बिलोंग नहीं करेगा। और दूसरी जगह जब हम बात करते हैं सॉफ्ट क्लस्टरिंग की, तो यहां पे किस्सा थोड़ा अलग है। इन सॉफ्ट क्लस्टरिंग अ डेटा पॉइंट कैन बिलोंग टू मल्टीपल क्लस्टर्स विथ अ प्रोबेबिलिटी और डिग्री ऑफ मेंबरशिप, यानी कि यहां पे आपका जो डेटा पॉइंट है वो मल्टीपल क्लस्टर्स में बिलोंग करेगा बेस्ड अपॉन अ प्रोबेबिलिटी, यानी कि 30% वो है ए का, बाकी का 30% है वो बी का, और बाकी का 40% है वो सी का, यानी कि वो एक जगह का नहीं है, हर जगह पे उसकी प्रोबेबिलिटी के वाइज जो है वो असाइन हुआ है हर एक क्लस्टर में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल होगा गॉसियन मिक्सचर मॉडल। गॉसियन मिक्सचर मॉडल में क्या होता है कि आप हर एक डेटा पॉइंट को एक प्रोबेबिलिटी असाइन करते हो उसकी बिलोंगिंगनेस के ऊपर। तो ये जो जीएमएम की थियरी है उसको हम और डिटेल में आगे समझने वाले हैं इसी चैप्टर में, तो आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अ पॉइंट कुड बिलोंग 70% टू क्लस्टर ए एंड 30% टू क्लस्टर बी, ठीक है। तो ये हो सकता है, पर ये किसमें होगा? सॉफ्ट क्लस्टरिंग में, यानी कि गॉसियन मिक्सचर मॉडल जैसे केसेस में आपको ये चीज देखने को मिलती है कि जहां पे आपका जो डेटा पॉइंट है वो किसी एक क्लस्टर में कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ होगा और किसी दूसरे क्लस्टर में वो कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ जो है वहां पे असाइन होगा, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, देखिए। सो इमेजिन अ डेटा सेट विद कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर अ रिटेल स्टोर, ठीक है। तो हमने एक रिटेल स्टोर के जो जितने भी कस्टमर्स हैं उनका एक डेटा सेट बनाया है उन कस्टमर की इंफॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे मेरा जो हार्ड क्लस्टरिंग है उसका एग्जाम्पल क्या होगा कि यूजिंग के मीन्स कस्टमर्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी कि यहाँ पे मैंने हार्ड क्लस्टरिंग में के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का यूज किया और मेरे कस्टमर्स को मैंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक क्लस्टर मुझे मिला ऐसे कस्टमर्स का जो कि बजट शॉपर्स हैं, यानी कि वो ज्यादा महंगी चीजें नहीं खरीदते हैं। दूसरा मुझे ऐसा क्लस्टर मिला कि जो रेगुलर शॉपर्स है, ठीक है, यानी कि जो रेगुलरली शॉपिंग करने आते हैं। और तीसरा है हमारा प्रीमियम शॉपर की कैटेगरी, यानी कि ये जो लोग हैं वो जब भी खरीदने कुछ आते हैं तो बहुत ही महंगी चीजें खरीद के जाते हैं। तो इस तरीके से आपने 3 कैटेगरी में अपने कस्टमर्स को अच्छे से डिवाइड कर दिया। ये हो गया क्या? हार्ड क्लस्टरिंग, ठीक है। यानी कि ईच कस्टमर बिलोंग्स टू ओनली वन ऑफ दिस क्लस्टर, और हर एक जो कस्टमर है आपका वो इनमें से किसी एक क्लस्टर में ही बिलोंग कर सकता है, राइट। अब आता है हमारा सॉफ्ट क्लस्टरिंग का एग्जांपल। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जीएमएम का यूज करके अ कस्टमर कुड हैव 60% प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ बजट शॉपर, यानी कि यहाँ पे आपका एक सिंगल कस्टमर जो है वो 60% एक बजट शॉपर के तौर पे दिखता है, यानी कि ये एक महीने के अंदर मान लो कि 60% ऑफ द टाइम्स जो है वो कम खर्चा करता है, ठीक है। और दूसरा है हमारा 30% प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेगुलर शॉपर, और वो जो वही सेम कस्टमर जो कि 60% बजट शॉपिंग करता था वो 30% ऑफ द टाइम्स रेगुलर शॉपिंग करता है शॉप में से, और 10% ऑफ द टाइम्स वो प्रीमियम शॉपर के तौर पे देखा जाता है, यानी कि 10% ऑफ द टाइम्स वो महीने के अंदर कुछ महंगी चीजें भी खरीद के जाता है। तो यहाँ पे आपने एक सेम कस्टमर को डिफरेंट कैटेगरीज में डाला, यानी कि सेम कस्टमर, यानी कि हमारा जो सेम डेटा पॉइंट है वो 3 अलग अलग क्लस्टर्स में, जो कि था हमारा बजट शॉपर, रेगुलर शॉपर और प्रीमियम शॉपर, इन तीनों अलग अलग क्लस्टर्स में कुछ प्रोबेबिलिटीज के साथ असाइन हुआ है, कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ उनमें बिलोंग करता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट क्लस्टरिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हार्ड क्लस्टरिंग एंड सॉफ्ट क्लस्टरिंग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थियरी की तरफ। हमारी नेक्स्ट थियरी है राइट नोट ऑन के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम विथ एन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन वर्किंग एंड व्हाई इज इट कॉल्ड लेजी लर्नर। तो यहाँ पे हमें समझाना है के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम को, ठीक है। तो आपका ये जो के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम है ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम में आता है, बिकॉज यहाँ पे आपको डेटा पॉइंट को क्लासीफाई करना होता है, और जब भी क्लासिफिकेशन या तो फिर रिग्रेशन टास्क आए तो वो हमेशा एक सुपरवाइज्ड लर्निंग का ही टाइप होता है, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम। सो के नियरेस्ट नेबर is a simple non-parametric and lazy supervised learning algorithm
यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क्स। जो मैंने आपको पहले बताया कि ये क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क्स के लिए यूज किया जाएगा। ये नॉन पैरामीट्रिक है, यानी कि इसका कोई पैरामीटर नहीं है जो इसको इन्फ्लुएंस करता हो। इस एल्गोरिदम के अंदर हम किसी भी प्रकार का पैरामीटर यूज नहीं करते हैं, इसीलिए इसे नॉन पैरामीट्रिक एल्गोरिदम कहा जाता है। ये काफी सिंपल है, ठीक है, और एक लेजी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम कहा जाता है। इसको लेजी क्यों कहा जाता है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। It predicts the class or value of a data point based on the majority class or average of its k nearest neighbors in the feature space। यानी कि ये क्या करता है कि एक डेटा पॉइंट जो है आपका, उसको एक क्लास असाइन करने का काम करता है। जैसे कि मेरे पास एक पॉइंट है P और मैं जानना चाहता हूं कि ये किस क्लास से बिलोंग करेगा, क्लास ए से बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा या तो फिर सी से बिलोंग करेगा। वो चीज मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं यूजिंग द KNN एल्गोरिदम, और मैं उस डेटा पॉइंट को एक अपनी उसकी खुद की सही क्लास में असाइन कर सकता हूं। तो इसके लिए इसकी पूरी एक वर्किंग प्रोसेस आती है, एक पूरी मेथोडोलॉजी आती है, स्टेप्स आते हैं जैसे हमें यहाँ पे समझना है। चलिए बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, राइट। सो वर्किंग ऑफ KNN एल्गोरिदम, सबसे पहला काम क्या है कि यू हैव टू चूज द वैल्यू ऑफ k। अब यहां पर k क्या है, k है द नंबर ऑफ नेबर्स टू कंसिडर फॉर मेकिंग द प्रेडिक्शन। यानी कि आप जब प्रेडिक्शन बनाएंगे कि आपका जो डेटा पॉइंट है वो किस क्लास से बिलोंग करेगा, उसके लिए आपको कुछ इसके पड़ोसी ढूंढने पड़ेंगे। इसके पड़ोसी तो आपके डेटा पॉइंट के, यानी कि यू हैव टू फाइंड सम पॉइंट्स विच आर वेरी क्लोज टू योर डेटा पॉइंट, जो आपके डेटा पॉइंट से बहुत क्लोज है। और फिर आपको क्या करना है कि वो जो पॉइंट्स है जो आपके डेटा पॉइंट से काफी क्लोज है, वो पॉइंट्स किस क्लास से बिलोंग करते हैं वो आपको चेक करना है। तो उसमें से अगर मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स किसी एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते होंगे, तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपका ये जो नया डेटा पॉइंट है वो भी उसी क्लास से बिलोंग करेगा। ये है कॉन्सेप्ट के नियरेस्ट नेबर का। समझो, अ स्मॉलर के जो होगा मेक्स द मॉडल मोर सेंसिटिव टू नॉइस व्हाइल अ लार्जर के स्मूथन्स द प्रेडिक्शंस। एकदम सही सी बात है कि अगर मैं कम पॉइंट्स को कंसिडर करूंगा फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन योर न्यू पॉइंट एंड द अदर पॉइंट्स, तो उस केस में मेरी एक्यूरेसी कम आएगी। उस केस में मैं अच्छे से प्रेडिक्शन नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो इसके लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं ज्यादा नेबर्स को कंसिडर करूं जिससे मुझे एक एक्यूरेट रिजल्ट मिले। अब सेकेंड स्टेप क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस। यानी कि आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट टू बी क्लासिफाइड। यानी कि जिस डेटा पॉइंट को आप क्लास असाइन करना चाहते हैं, उस डेटा पॉइंट का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है विद ऑल अदर डेटा पॉइंट्स इन द ट्रेनिंग सेट। यानी कि आपके जितने बाकी के डेटा सेट्स हैं, उन डेटा सेट्स के कंपैरिजन में आपको इसका जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। वो डिस्टेंस फाइंड आप कैसे करेंगे, तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला ये होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट i इज इक्वल 1 to n xi माइनस yi का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको अच्छे से ये चीज समझा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद क्या करना है कि जब आप अपने डेटा पॉइंट का बाकी के सारे डेटा पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस फाइंड कर ले, उसके बाद आपको जिनका डिस्टेंस सबसे ज्यादा नजदीक है वैसे के, यानी कि के नियरेस्ट नेबर्स आपको कंसीडर करने हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपने के को 3 एज्यूम किया होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके नजदीक के जो 3 हमारे नेबर्स है उनको कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। सो सॉर्ट ऑल द डिस्टेंसेस इन असेंडिंग ऑर्डर एंड सिलेक्ट द के क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट्स। ठीक है, ये चीज भी मैं आपको समझाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड देन मेक अ प्रेडिक्शन। और उसके बाद क्या करना है कि अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है, तो वहां पे आपको बाकी के जो डेटा पॉइंट्स है जो इसकी काफी नजदीक है, वैसे उन तीनों डेटा पॉइंट्स में से ऐसे मेजोरिटी ऑफ द डेटा पॉइंट्स को फाइंड करना है कि उनकी कौन सी क्लास है। तो जैसे पता चलेगा कि भाई इनकी मेजोरिटी क्लास जो है वो कोई पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल क्लास ए आ रही है, तो फिर आपका जो नया डेटा पॉइंट है वो क्लास ए को असाइन हो जाएगा, राइट। सो असाइन द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास लेबल फ्रॉम द के नियरेस्ट नेबर्स। और रिग्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारे डेटा पॉइंट्स है उनकी हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करनी होती है, और वो आप उस जो एवरेज वैल्यू आएगी उस हिसाब से उसको असाइन करेंगे। यानी कि टेक द एवरेज ऑफ द टारगेट वैल्यूज फ्रॉम द के नियरेस्ट नेबर्स। तो वो रिग्रेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको ये चीज काफी अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दिस एग्जाम्पल, मैं आपको एक और इजी एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से इस चीज को क्लियर कर सके अपने माइंड में। ठीक है, चलिए। तो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स है। ठीक है, पॉइंट्स क्या है मेरे पास, A1 A2 A3 B1 B2 B3 इस तरीके से। और यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है P। अब ये जो मेरा पॉइंट P है,
इसे मुझे क्लासीफाई करना है, बिकॉज आई डोंट नो कि ये जो P है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। देखिए ये जो A1 है वो क्लास A से बिलोंग करता है, A2 जो है वो क्लास A से बिलोंग करता है, A3 जो है वो क्लास A से बिलोंग करता है, और ये आपके B1 B2 B3 जो है ये क्लास B से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे मुझे दो फीचर्स दिए गए हैं, ये फीचर्स क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इन फीचर की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो यहाँ पे देखिए हर एक फीचर की आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, तो इस तरीके से आपको रैंडम वैल्यूज है हर एक फीचर की। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये जो आपका पॉइंट है P, इसको क्लासीफाई करना है, यानी कि आपको देखना है कि ये किस क्लास से बिलोंग करेगा, बिकॉज अभी तो हमें नहीं पता है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि ये किस क्लास से बिलोंग करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके जो दो फीचर की वैल्यूज है विच इज 4 एंड 4, ठीक है, इसका फीचर 1 भी 4 है और फीचर 2 भी 4 है, तो इसका यूज करके आपको इस पॉइंट P का डिस्टेंस फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर पॉइंट्स, ठीक है, समझ गए आप। लेकिन उससे भी पहले सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए दैट यू हैव टू चूज द वैल्यू ऑफ के। यानी कि आप जब फाइनल रिजल्ट अपना डिसीजन बना रहे होंगे तो उस वक्त आप कितने पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे अपने पॉइंट P के नेबर के तौर पे। तो यहां पे मैंने K को ले लिया है 3, यानी कि मैं ऐसे 3 पॉइंट्स को कंसिडर करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है आपको कैलकुलेट डिस्टेंस, यानी कि अब आप यहाँ पे P का और बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये x2 x1 y2 y1 क्या होंगे अभी देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस टू A1, यानी कि P का डिस्टेंस A1 से कितना है। तो उसमें आपको क्या करना है, अंडर रूट x2 आपका हो जाएगा फीचर 1 ऑफ P विच इज 4, x1 आपका हो जाएगा फीचर 1 ऑफ A विच इज यहाँ पे हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा देखो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे अब यहाँ पे आपको लेना है फीचर 2 विच इज y2 विच इज 4 ऑफ P। सो 4 माइनस अब A1 का फीचर 2 कितना है 2, तो माइनस 2। तो यहाँ पे आप इस तरीके से डिस्टेंस टू A1 फाइंड कर सकते हैं विच इज अंडर रूट 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, और इस तरीके से आपको ये डिस्टेंस मिल गया। सिमिलरली आपको जो है P का डिस्टेंस फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू A2, तो यहाँ पे P की वैल्यू तो सेम ही रहेगी विच इज 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, तो वो भी आपको डिस्टेंस मिल गया 2.24। इसी तरीके से आप डिस्टेंस टू A3 फाइंड करेंगे, डिस्टेंस टू B1 फाइंड करेंगे, डिस्टेंस टू B2 फाइंड करेंगे, एंड डिस्टेंस टू B3 भी फाइंड यहाँ पे आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो आप डिस्टेंसेस हैं, ये जितने भी आपने डिस्टेंसेस फाइंड किए, राइट, ये हो गया, फिर ये हो गया आपका, और ये हो गया, इन सभी को अब आप एक टेबल में लिख देंगे, राइट। यानी कि यहाँ पे आपको एक डिस्टेंस की लिस्ट क्रिएट करनी है, क्रिएट अ डिस्टेंस लिस्ट। तो यहाँ पे जो पॉइंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 इन सभी से P का जो डिस्टेंस वो आप इस तरीके से लिख देंगे, और उसके बाद आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे पहली आएगी। तो यहाँ पे देखिए A2 जो था उसकी 2.24 थी, B1 का 2.24 था, B3 का 2.24 था, A3 का 3.16 था, A1 का 3.61 था, B2 का 5 था। तो इस तरीके से आपने सभी डिस्टेंसेस को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। ये डिस्टेंसेस किससे हैं, ये P से है, ठीक है। P से इन सभी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो, तो हमने अब स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे हमने K की वैल्यू को 3 लिया है, यानी कि अब हमें P से जो नेबर है उसके P के, वैसे हमें क्लोजेस्ट 3 नेबर को कंसिडर करना है। तो इस केस में कौन होंगे वो 3, डेफिनेटली A2 B1 एंड B3 होंगे, बिकॉज इन सभी का मिनिमम डिस्टेंस है फ्रॉम P, और सभी का सेम है, देखो 2.24 2.24 2.24। तो आपको ऐसे 3 पॉइंट्स कंसिडर करने हैं जिनका मिनिमम डिस्टेंस हो फ्रॉम पॉइंट P। तो हमारे केस में वो पॉइंट हो रहे हैं A2 B1 एंड B3। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए सिलेक्ट द नियरेस्ट नेबर्स। तो नियरेस्ट नेबर्स कौन से होंगे, वी हैव टू सिलेक्ट द टॉप के नियरेस्ट नेबर्स, जो कि हमारे केस में होंगे 3 नियरेस्ट नेबर्स। अब यहाँ पे जो के की वैल्यू होती है ना, वो आप कुछ भी ले सकते हो, दैट इज अप टू यू। मेरे केस में मैंने 3 ली है, आप 4 भी ले सकते हो, आप चाहो तो 5 भी ले सकते हो, राइट, इट इज टोटली अप टू यू, राइट। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि अगर आप 5 से 6 वैल्यू का कंसिडर करें एग्जाम्पल, तो आप 3 ही ले, क्योंकि वो सबसे अच्छा रहेगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे नेबर्स है A2 B1 एंड B3। तो यहाँ पे देखिए जो A2 है वो क्लास A से बिलोंग करता है, जो B1 है वो मेरा क्लास B से बिलोंग करता है, और जो B3 है वो मेरा क्लास B से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मेजोरिटी क्लास कौन सी निकली, क्लास B। तो इसका मतलब हमारे A के पास कितना वोट पड़ा, 1 पड़ा, और B के पास कितना वोट पड़ा, 2 वोट पड़े। तो इससे मैं कह सकता हूं कि सिंस क्लास B हैज द मेजोरिटी वोट्स, यानी कि 2 वोट मिले हैं इसको, वी क्लासीफाई पॉइंट P एज क्लास B, यानी कि अब हम अपने पॉइंट P को क्या करेंगे, क्लास B में असाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमने हमारे पॉइंट को क्लासीफाई कर दिया कि भाई हमारा जो पॉइंट P है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू क्लास B, ठीक है। यानी कि यहाँ पे P की जो क्लास होगी वो कौन सी होगी, क्लास B, बेस्ड अपॉन द मेजोरिटी वोटिंग, राइट। अब यहाँ पे देखिए
इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया था कि यहाँ पे मैंने जो जैसे यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा था पॉइंट को A1 A2 A3, उसकी जगह यहाँ पे मैंने लिया एनिमल्स के नाम को, यानी कि डॉग, कैट, पैरट, ईगल, वेल। और यहाँ पे फीचर की मैंने बात की थी, राइट। तो फीचर वो होते हैं एनिमल्स के फीचर। तो फीचर के तौर पे मैंने ले लिया कि एनिमल में हमारे डॉग की हाइट और वेट, ठीक है, यानी कि हमने हाइट और वेट को यहाँ पे फीचर के तौर पे ले लिया। तो डॉग, कैट, पैरट, ईगल, वेल, इन सभी के हमने हाइट और वेट को लिख दिया। और यहाँ पे लिख दिया उनकी क्लास को कि वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो डॉग है वो मैमल में आते हैं, कैट है वो मैमल में आती है, पैरट बर्ड में आता है, ईगल बर्ड में आता है, वेल मैमल में आता है, राइट। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्लासेस रखी थी ए और बी के तौर पे, बट यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया, एक रियल टाइम एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर दिया, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें ये चीज दी थी कि हमें एक नया एनिमल दिया गया है जिसके हमें कुछ डेटा दिए हैं कि ये इसकी जो हाइट है इसकी 55 सेंटीमीटर हाइट है और इसका जो वेट है वो 15 केजी है। अब इसके बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना है कि क्या ये एक बर्ड होगा, क्या ये मैमल होगा, राइट। ये चीज आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। तो इसके लिए आपको वो सिमिलर प्रोसेस फाइंड करनी है, यानी कि आप क्या करेंगे कि भाई इस न्यू एनिमल के जो आपके दो फीचर्स है उसका डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी एनिमल। यानी कि अगर डॉग के केस में बात करूं तो कैसा बनेगा, अंडर रूट 55 माइनस 50 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 20 का स्क्वायर, और आपको एक डिस्टेंस मिलेगा। वो डिस्टेंस क्या होगा, तो आपका ये जो नया एनिमल है उसका डिस्टेंस होगा फ्रॉम डॉग। सिमिलरली हमें वो चीज करनी है कैट के लिए, फिर पैरट के लिए, फिर ईगल के लिए, फिर वेल के लिए। फिर उन सभी डिस्टेंसेस को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और उसमें से हमने यहाँ पे के को कंसिडर किया है कितना, यहाँ पे भी हमने इसको कंसिडर किया है 3, यानी कि हमें कोई भी 3 उठाने हैं टॉप के जो कि उसके काफी नजदीक है उस वैल्यू के, और उसके हिसाब से फिर आप क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इस केस में वो चीज हो रही है मैमल के लिए, ठीक है। सो द मेजॉरिटी क्लास अमंग द 3 नेबर्स इज मैमल, सो द न्यू एनिमल इज क्लासिफाइड एज मैमल। तो आप इस तरीके से अपने नए एनिमल को जो है वो मैमल क्लासिफाई करेंगे, राइट। चलिए ओके, नेक्स्ट, वाई इज केएनएन कॉल्ड अ लेजी लर्नर। अब ये भी हमें समझाना था कि इसे एक लेजी लर्नर क्यों कहा जाता है। सो केएनएन इज कॉल्ड अ लेजी लर्नर बिकॉज इट डज नॉट लर्न अ मॉडल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज। यानी कि यहाँ पे केएनएन के अंदर आप किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं करते हैं, ये आप तभी यूज करते हैं जब आपको जरूरत पड़ती है, राइट। इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग एन एक्सप्लिसिट मॉडल इट स्टोर्स द ट्रेनिंग डेटा एंड मेक्स प्रेडिक्शंस ओनली व्हेन क्वेरिड। यानी कि ये सिर्फ स्टोर करता है हमारे ट्रेनिंग डेटा को, ये ट्रेनिंग डेटा से कुछ सीखता नहीं है, इसमें से कुछ लर्निंग मेथड नहीं करता है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स यूज नहीं होते हैं। ये इसके अंदर बस ट्रेनिंग डेटा स्टोर होता है, यानी कि हमने अभी जो टेबल देखा वो बस इसके अंदर स्टोर होता है, और उसके बेसिस पे जब भी आपको जरूरत पड़ती है, यानी कि आप कुछ नया डेटा लेके आए, आपने उसको दिया कि भाई तुम चेक करो कि ये किस क्लास से बिलोंग करेगा, तो उसके हिसाब से फिर ये यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करके जो उसके नियरेस्ट नेबर्स होंगे उसके बेसिस पे आपको बता देगा कि भाई ये इस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है। सो ये तभी काम करता है जब आप इसमें कोई सर्च करें, कोई क्वेरी करें। द एल्गोरिथम डज नॉट परफॉर्म एनी कॉम्पिटिशंस और मॉडल ट्रेनिंग अंटिल इट हैज टू क्लासीफाई अ न्यू डेटा पॉइंट। यानी कि जब तक इसे कोई नया डेटा पॉइंट क्लासीफाई ना करना हो तब तक ये किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन है तो फिर कॉम्पिटिशन नहीं करता है। हेंस द लर्निंग इज डिलेड, यानी कि इसमें लर्निंग नहीं होती है, डिलेड होती है अंटिल द प्रेडिक्शन फेज। यानी कि जब आपको प्रेडिक्शन करना हो तभी यहाँ पे वो लर्निंग स्टार्ट करता है और तभी आपको ये आउटपुट देता है, तब तक ये कुछ नहीं करता है, बस इसके अंदर ट्रेनिंग डेटा जो होता है वो स्टोर होके पड़ा हुआ होता है, राइट। सो ट्रेनिंग फेज देयर इज नो कंपटीशन इज डन, यानी कि ट्रेनिंग होते वक्त इसकी कोई कंपटीशन नहीं होती है, बस इसके अंदर ट्रेनिंग डेटा स्टोर होता है। और प्रेडिक्शन फेज के दरमियान द कंपटीशन हैपेंस व्हेन वी क्वेरी द मॉडल टू क्लासीफाई अ न्यू डेटा पॉइंट। यानी कि ये तभी कैलकुलेशन करता है जब इसको कोई प्रेडिक्शन करना होता है, यानी कि जब हम इसे कहते हैं कि भाई तुम किसी एक नए डेटा पॉइंट को क्लासीफाई करके मुझे दो। इसी वजह से इसको एक लेजी लर्नर कहा जाता है, बिकॉज ये इनिशियली किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिशन को अपने अंदर नहीं करता है। जब भी किसी प्रकार की जरूरत पड़े, जब कोई नीड पड़े, तभी ये उठता है और आपको जो है क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है, राइट। सो दिस इज योर KNN विच इज के नियरेस्ट नेबर। अच्छे से एग्जाम्पल को एक बार फिर से देख लेना वीडियो को, अगर वो एग्जाम्पल सही में समझ में ना आया हो, और फिर आपको आराम से समझ में आ ही जाएगा। दूसरी बार देखोगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, राइट। का जो KNN है वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेडिक्शन, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आपने कोई ट्रेनिंग नहीं की होती है तो यहाँ पे एक्सपेंस लगता है। बट ये सिंपल है एंड फ्लेक्सिबल है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यानी कि बहुत ही सिंपल टू इंप्लीमेंट है। वो भी आपने देखा कि काफी इजीली ये सारी प्रोसेस हो जाती है। अब हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थियरी है जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछी ही जाएगी, ठीक है। उसका नाम है के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हमें के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को समझाना है एक एग्जाम्पल के साथ, और फिर हमें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम?
तो K मीन्स इज अ पॉपुलर अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर क्लस्टरिंग। तो देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। K मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, बिकॉज यहाँ पे आपका कोई लेबल्ड डेटा यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे आप कोई आउटपुट नहीं जनरेट करने वाले हैं, यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन का टास्क नहीं होने वाला है। उसकी वजह से ये एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। यहाँ पे तो आप एक्चुअली क्लस्टरिंग करते हैं, यानी कि एक चीज हमेशा याद रखो कि जिसमें भी क्लस्टरिंग वर्ड आए वो हमेशा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का टाइप होता है, और जिसमें भी क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन आए वो हमेशा आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल का टाइप होगा, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा के मीन्स है, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। KNN और के मीन्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। KNN जो है वो है के नियरेस्ट नेबर, पड़ोसी ढूंढने हैं नजदीक के, जबकि के मीन्स क्लस्टरिंग में आपको ग्रुप बनाने होते हैं बेस्ड ऑन द सेंट्रॉइड्स, ठीक है। सो द गोल ऑफ द के मीन्स एल्गोरिथम इज टू पार्टीशन अ डेटा सेट इनटू के डिस्टिंक्ट क्लस्टर्स, यानी कि इसका मेन काम क्या होता है कि आपको जो डेटा सेट प्रोवाइड किया गया होता है इसको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना, ठीक है। और हर एक जो ग्रुप होगा उसके अंदर सिमिलर आइटम्स होंगी। जैसे कि मेरे पास डिफरेंट फ्रूट्स आ गए और उस बास्केट के अंदर मेरे पास एक बास्केट आई, उसमें एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, बनानास हैं, बेरीज है, ये सारे फ्रूट्स मिक्स्ड हैं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इनमें से क्लस्टर्स को जनरेट करना है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, अलग अलग क्लस्टर्स बनाऊंगा। एक क्लस्टर बनेगा जिसके अंदर सिर्फ एप्पल्स होंगे, एक क्लस्टर में सिर्फ ऑरेंज होंगे, एक में सिर्फ बेरीज होंगी, एक में सिर्फ बनानास होंगे। तो ये जो क्लस्टरिंग की प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन नहीं, ग्रुप बनाने की प्रोसेस, यहाँ पे आप ग्रुप बना रहे हैं, तो ये जो ग्रुप बनाने की प्रोसेस होती है ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स, इसे बोलते हैं हम के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम सीधे इसकी वर्किंग की ही बात करते हैं। So let's talk about the working of K-means algorithm, right? So what is the working of K-means algorithm? First of all, you have to choose the number of clusters, यानी कि आप कितने ग्रुप बनाना चाहते हैं, आपके डेटा सेट में से आप कितने ग्रुप बनाना चाहते हैं, पहले आपको ये यहाँ पे तय करना पड़ेगा। यानी कि you have to choose the number of clusters K. So the first step is to decide the number of clusters you want to form. चलिए, तो हमने जैसे मान लिया कि हम 3 क्लस्टर बनाना चाहते हैं, तो आपने जो K है वो आपने डिसाइड कर दिया 3, कि यहाँ पे मैं 3 ग्रुप बनाऊंगा। फिर क्या करना है, इनिशियलाइज क्लस्टर सेंटर्स, यानी कि अब आपको क्या करना है कि रैंडमली आपका जो डेटा सेट है उसमें से कोई भी 3 ऑब्जेक्ट उठा लेने हैं, कोई भी 3 डेटा पॉइंट उठा लेने हैं, क्योंकि वो होंगे द फर्स्ट मेंबर ऑफ योर क्लस्टर। यानी कि इनिशियलाइज क्लस्टर सेंटर्स, आपको क्लस्टर का एक सेंटर बनाना होता है कि भाई एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जिसके थ्रू मैं बाकी सारे जो डेटा पॉइंट्स है उसको उस क्लस्टर में डालूंगा। और ये जो पहली बार जब आप इन डेटा पॉइंट्स को लेते हैं तो वो टोटली रैंडम प्रोसेस होती है। सो रैंडमली इनिशियलाइज के सेंट्रॉइड्स, इनको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड्स, सेंटर पॉइंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रॉइड्स, विच रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ ईच क्लस्टर। ये हमारे हर एक क्लस्टर का सेंटर रिप्रेजेंट करेंगे। दिस सेंट्रॉइड्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर द क्लस्टरिंग प्रोसेस। आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे, राइट। जैसे कि मेरे पास एक बास्केट आया, उसके अंदर अलग अलग फ्रूट्स है। अभी मुझे k इज इक्वल टू मैंने 3 लिया, यानी कि मुझे 3 ग्रुप बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, उस बास्केट में से रैंडमली 3 कोई भी फ्रूट उठाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 क्लस्टर बनेंगे। ये मेरे पहले 3 फ्रूट जो होंगे उसको मैं कहूंगा सेंटर्स, मेरे सेंट्रॉइड्स। अब मुझे क्या करना है, देखो, असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द नियरेस्ट सेंट्रॉइड। अब आपको क्या करना है कि आपने जो सेंट्रॉइड उठाया उस सेंट्रॉइड का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है विथ अदर पॉइंट्स, अदर डेटा पॉइंट्स, यानी कि जो बाकी के डेटा पॉइंट्स है हमारे, उन डेटा पॉइंट्स के साथ हमें इनका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और हर एक सेंट्रॉइड के सबसे नजदीक जो डेटा पॉइंट्स होंगे उसे हमें वहां पे असाइन करना है। यानी कि मेरे पास 3 ग्रुप है और उन 3 ग्रुप में मेरे शुरुआत में 3 मेरे पास सेंट्रॉइड आए हैं, 3 सेंटर आए हैं। अब हर एक सेंटर का मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा विथ द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स, और उसमें से उस सेंटर के नजदीक जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उस पर्टिकुलर क्लस्टर में असाइन हो जाएंगे। सो फॉर ईच डेटा पॉइंट कैलकुलेट द डिस्टेंस टू ईच सेंट्रॉइड, यानी कि हर एक डेटा पॉइंट का हर एक सेंट्रॉइड के साथ हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एंड असाइन इट टू द क्लस्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द नियरेस्ट सेंट्रॉइड। और हमें फिर उसे उस क्लस्टर में असाइन करना है जो कि हमारे सेंट्रॉइड के सबसे नजदीक, यानी कि उस क्लस्टर में असाइन करना है कि जहां पे आपका जो सेंट्रॉइड है उसके काफी नजदीक हो आपका डेटा पॉइंट, राइट। उसके बाद क्या करना है, देखो, ये आपने कर दिया, यानी कि जो आपने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन पूरा खत्म कर दिया। उसके बाद यू हैव टू अपडेट योर सेंट्रॉइड्स।
अपडेट कैसे करेंगे कि उस पर्टिकुलर क्लस्टर के अब जितने भी डेटा पॉइंट्स हुए इंक्लूडिंग योर सेंट्रॉइड, इन सभी का आप मीन फाइंड कर देंगे, इन सभी का आप क्या फाइंड करेंगे, एवरेज फाइंड करेंगे। सो आफ्टर असाइनिंग द पॉइंट्स टू क्लस्टर्स, कंप्यूट द न्यू सेंट्रॉइड्स बाय टेकिंग द मीन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ईच क्लस्टर। यानी कि हर एक क्लस्टर के अंदर मेरे पास जितने भी पॉइंट्स है उन सभी का मैं क्या करूंगा, मीन लूंगा, यानी कि एवरेज निकालूंगा, और उससे मुझे जो एवरेज वैल्यू मिलेगी वो बनेगा मेरा नया सेंट्रॉइड, वो बनेगा मेरा नया सेंट्रॉइड। ठीक है, तो ये हमारा जो नया सेंट्रॉइड है वो कैसे कैलकुलेट होगा कि हमारे जितने भी डेटा पॉइंट्स बने उस पर्टिकुलर क्लस्टर में, जैसे कि मेरे पास 3 क्लस्टर थे, उस क्लस्टर में मैंने कुछ पॉइंट्स होंगे हर एक क्लस्टर के अंदर, तो उस पर्टिकुलर क्लस्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी का मैं क्या फाइंड करूंगा, मीन फाइंड करूंगा, और फिर वो मेरा जो मीन होगा वो बनेगा नया सेंट्रॉइड। फिर उसके रिस्पेक्ट में जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको मैं फिर से असाइन करूंगा, और ये प्रोसेस मैं कब तक रिपीट करता रहूंगा। सो यू हैव टू रिपीट द असाइनमेंट एंड सेंट्रॉइड अपडेट स्टेप्स until the centroids no longer change, यानी कि जब तक सेंट्रॉइड की वैल्यू चेंज होना बंद ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस मुझे रिपीट करती रहनी है। ठीक है, और द मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस इज रीच्ड, या तो फिर सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ, जब तक वो इटरेशन ना हो जाए, जो राउंड हम मारते हैं ना, वो राउंड जब तक मैक्सिमम तक ना पहुंच जाए तब तक ये प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। राइट, तो अभी तो आपको सब कुछ ऊपर से गया होगा और समझ में भी आ गया होगा आप में से कुछ को, लेकिन एग्जाम्पल दूंगा तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये चीज समझ में नहीं आएगी। राइट, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर C1, कस्टमर C2, कस्टमर C3, कस्टमर C4, कस्टमर C5, और यहाँ पे मुझे उनके बारे में कुछ डिटेल्स प्रोवाइड की है कि यहाँ पे हर एक कस्टमर की एनुअल इनकम कितनी है और उनका स्पेंडिंग स्कोर कितना है, यानी कि वो कितना खर्चा करते हैं आउट ऑफ 1 to 100। ये मेरे पास आ गया क्या, उनकी डिटेल्स। अब मेरा पहला स्टेप क्या होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कोई भी रैंडम 2 कस्टमर मैं उठाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे क्या करना है कि इनको डिवाइड करना है बेस्ड ऑन देयर एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर, यानी कि मुझे इन डेटा पॉइंट्स को इन कस्टमर्स को डिफरेंट क्लस्टर में मुझे डिवाइड करना है बेस्ड ऑन देयर एनुअल इनकम एंड देयर स्पेंडिंग स्कोर। तो मैं कैसे करूंगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने पहले क्लस्टर जो है वो k इज इक्वल टू 2 ले लिया, यानी कि इनिशियली मैंने ये तय कर लिया कि मैं 2 ग्रुप ही बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2 ग्रुप होंगे। अब ये 2 ग्रुप बनाने के लिए मुझे क्या करना है, रैंडमली यहां से मैं कोई भी 2 कस्टमर उठाऊंगा, यानी कि आई हैव टू इनिशियलाइज द सेंट्रॉइड जो मेरे सेंटर बनेंगे। सो रैंडमली चूज 2 सेंट्रॉइड्स, यहाँ पे मैं कोई भी 2 सेंट्रॉइड्स को रैंडमली चूज करूंगा, और इस केस में मैं कर रहा हूं कौन, एक होगा मेरा C1 और एक होगा मेरा C4, यानी कि मैंने C1 और C4 को रैंडमली यहाँ पे चूज कर लिया। राइट, उसके बाद क्या करना है कि मुझे C1 और C4 से बाकी के जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, यानी कि C2, C3, C5, इन सभी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यानी कि मैं सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा C1 और C2 के बीच में, फिर C1 और C3 के बीच में, फिर C1 और C5 के बीच में। राइट, और वो डिस्टेंस को मैं नोट कर दूंगा। फिर मैं कैलकुलेट करूंगा डिस्टेंस को C4 और C2 के बीच में, C4 और C3 के बीच में, C4 और C5 के बीच में, और उस डिस्टेंस को भी मैं नोट कर दूंगा। अब मैं देखूंगा कि C1 से नजदीक सबसे ज्यादा कौन है, उसको मैं फिर उस पर्टिकुलर क्लस्टर में असाइन कर दूंगा, यानी कि मैं उसको C1 वाले क्लस्टर में असाइन कर दूंगा। तो असाइनिंग कैसे करेंगे, असाइन ईच कस्टमर टू द क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड, यानी कि जो क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड मिलता है उसमें आप हर एक कस्टमर को असाइन करेंगे, यानी कि आपका जो C3 है, C2 है और जो C5 है उसको आप इस तरीके से असाइन करेंगे। तो बेस्ड अपॉन द कैलकुलेशन हमें ये पता चला कि कस्टमर C1 और C2 जो है वो एक दूसरे के काफी क्लोज है, तो ये दोनों एक ग्रुप के अंदर जाएंगे, एक क्लस्टर में आ जाएंगे। राइट, और साथ में जो C3, C4, C5 है वो एक अलग ग्रुप में आ जाएंगे बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब हमें क्या करना है कि ये जो C1 और C2 है इनकी कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू है, तो इन वैल्यूज का हमें मीन फाइंड करना है, यानी कि एवरेज फाइंड करना है। एंड सिमिलरली मुझे C3, C4 और C5 का भी क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास इन दोनों के लिए एक एक वैल्यू आएगी। यहाँ पे मुझे C1 और C2 का एक मीन मिलेगा और इन तीनों का एक मीन मिलेगा। तो ये जो दोनों मीन है ये मेरे नए सेंट्रॉइड्स होंगे। और फिर से मुझे क्या करना है कि अब जो मुझे नए सेंट्रॉइड मिले उनका डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है फ्रॉम ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स, यानी कि ये सारे पॉइंट्स से फिर उस नए मीन वाले पॉइंट का, यानी कि सेंट्रॉइड का कितना डिस्टेंस है वो चेक करना है, और फिर उनसे जो काफी क्लोज होंगे उनका मुझे फिर से एक क्लस्टर बनाना है। तो ये प्रोसेस आपको रिपीट करते रहना है, कब तक, ठीक है, ये आप कब तक करते रहेंगे, यानी कि आपको देखो रिकैलकुलेट करता है सेंट्रॉइड्स ऑफ द 2 क्लस्टर्स बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द पॉइंट्स इन ईच क्लस्टर, यानी कि आपको उसका एवरेज लेना है और उसके बाद सेंट्रॉइड को अपडेट करना है, और इस प्रोसेस को आप रिपीट करते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे स्टेप्स को जब तक आपके जो सेंट्रॉइड्स है वो चेंज होना बंद ना कर दे, यानी कि जब तक आपकी मीन की वैल्यू जो है वो सेम ना आने लगे। राइट, यानी कि जितनी बार मीन फाइंड कर रहे हो अब तो हर बार मीन सेम ही आ रहा है, इसका मतलब अब यहाँ पे आपका फंडा क्लियर है बिकॉज अब यहाँ पे आगे कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब आपके सेंट्रॉइड की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है जब आप मीन फाइंड कर रहे हो तब, यानी कि
कि अब आप कह सकते हो कि ये जो दो ग्रुप बने हैं फाइनल, दीज आर द मोस्ट एक्यूरेट ग्रुप्स और वी कैन से क्लस्टर्स। समझ में आ गया? सो दिस इज योर के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। इसके एडवांटेजेस क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ के मीन्स इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। पहला एडवांटेज तो ये है कि इसको बहुत इंप्लीमेंट करना भी सिंपल है और समझना भी काफी इजी है। सो के मीन्स इज सिंपल टू इंप्लीमेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है हमारा। और दूसरा ये कि ये एफिशिएंट काफी ज्यादा है, यानी कि द एल्गोरिदम इज कंप्यूटेशनली एफिशिएंट स्पेशली व्हेन द डेटा सेट इज लार्ज। यानी कि जितना बड़ा डेटा सेट होगा उतने बड़े डेटा सेट पे काफी अच्छे से काम कर सकता है, तो इट इज वेरी एफिशिएंट। फिर इसकी स्केलेबिलिटी काफी ज्यादा है, यानी कि के मीन्स वर्क वेल ऑन लार्ज डेटा सेट्स ड्यू टू इट्स एफिशिएंसी इन अपडेटिंग सेंट्रॉइड्स। यानी कि ये चीज तो आपको मेंशन करनी ही करनी है कि ये लार्ज डेटा सेट्स पे काफी अच्छे से काम कर सकता है, काफी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है, राइट। फिर क्या है कन्वर्जेंस, यानी कि के मीन्स विल ऑलवेज कन्वर्ज टू अ सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे आपको हमेशा एक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, इवन दो इट माइट बी अ लोकल मिनिमम। यानी कि कई बार थोड़े बहुत एरर हो सकते हैं लेकिन आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, राइट। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए कि ये बहुत ही सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, ये काफी एफिशिएंट है, ये काफी इसकी स्केलेबिलिटी होती है, यानी कि इट कैन हैंडल इट कैन परफॉर्म वेरी वेल ऑन द लार्ज डेटा सेट्स ड्यू टू इट्स एफिशिएंसी इन अपडेटिंग सेंट्रॉइड्स। क्योंकि ये सेंट्रॉइड्स को अपडेट काफी अच्छे तरीके से करता है, राइट। वो तो हमने देखा है कि किस तरीके से अपडेट होता है सेंट्रॉइड्स, बाय फाइंडिंग द मीन ऑफ ऑल द वैल्यू व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर क्लस्टर। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ के मींस। तो इसके लिमिटेशंस क्या है, देखिए लिमिटेशन एक हो सकती है कि भाई एक चूजिंग के, बिकॉज यहाँ पे हम जो चूज करते हैं ना वैल्यू कि मैं कितने ग्रुप्स बनाऊंगा, वो हमें प्री डिफाइन करनी पड़ती है, जो कि कई बार डिटरमाइन करनी बहुत डिफिकल्ट होती है। बिकॉज एवरी टाइम यू कैन नॉट एक्चुअली थिंक कि मैं कितने ग्रुप बनाऊंगा, बिकॉज ये तो टोटल रैंडम चॉइस होती है ना कि मैं 2 ग्रुप बना दूंगा, 3 ग्रुप बना दूंगा। कई बार ये भी होता है कि आपको कम ग्रुप बनाने की जरूरत होती है लेकिन आप ज्यादा बना देते हो, यानी कि के की वैल्यू आप ज्यादा ले लेते हो। कई बार आपको ज्यादा ग्रुप बनाने की जरूरत होती है लेकिन आप के की वैल्यू कम लेते हो। तो ये जो के को चूज करने में जो कंफ्यूजन होता है वो कई बार आपकी इनएफिशिएंसी को क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी टू इनिशियलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे वो सेम चीज है कि यहाँ पे आपकी इनिशियलाइजेशन पे बहुत ज्यादा फाइनल रिजल्ट डिपेंड करेगा। यानी कि अगर मैंने स्टार्टिंग में ही के की वैल्यू 2 ले ली तो लास्ट में बस 2 ही ग्रुप बनेंगे, अगर 3 ले ली तो लास्ट में 3 ग्रुप बनेंगे। यानी कि स्टार्टिंग में जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि मेरा फाइनल रिजल्ट कैसा आएगा। तो इट इज वेरी सेंसिटिव टू इनिशियलाइजेशन। द फाइनल क्लस्टर्स कैन डिपेंड ऑन द इनिशियल प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रॉइड्स, सो पुअर इनिशियलाइजेशन कैन लीड टू सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स। यानी कि अगर आपने इनिशियलाइजेशन अच्छे से नहीं किया होगा तो वहां पे आपके जो रिजल्ट्स जनरेट होंगे वो अच्छे से नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट इज इट इज नॉट सुटेबल फॉर नॉन स्फेरिकल क्लस्टर्स। ये नॉन स्फेरिकल जो क्लस्टर है कि रैंडम शिप के क्लस्टर्स, वो बनाने के लिए ये यूजफुल नहीं है। ये हमेशा स्फेरिकल क्लस्टर्स को अच्छे से उन पे काम करता है। सो के मींस वर्क्स वेल फॉर क्लस्टर्स दैट आर रफली स्फेरिकल और कॉन्वेक्स, जो कि स्फेरिकल हो नेचर में। इट मे नॉट परफॉर्म वेल विथ इरेगुलर शेप्ड क्लस्टर्स, यानी कि इरेगुलर शेप्ड क्लस्टर्स पे अच्छे से काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी टू आउटलायर्स। आउटलायर्स यानी कि भाई एग्जिट पॉइंट्स, यानी कि बाउंड्री पॉइंट्स। सो इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स बिकॉज दे कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द मीन, क्योंकि डेफिनेटली आउटलायर्स जो होंगे वो मीन पे तो अफेक्ट करने ही वाले हैं, एवरेज पे तो अफेक्ट करेंगे, जिससे आपके जो क्लस्टर्स हैं वो डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, राइट। यानी कि आपके जो क्लस्टर्स के बीच में जो बाउंड्री बनी रहती है जो उनको डिफरेंशिएट करती है, अलग अलग करती है, वहां पे आप जो है बाउंड्री आपकी रफ बन सकती है, वहां पे आपकी बाउंड्री जो है वो वेनिश हो सकती है, राइट। नेक्स्ट इज लोकल ऑप्टिमा। सो के मीन्स माइट कन्वर्ज टू अ लोकल मिनिमम, मीनिंग दैट इट मे नॉट ऑलवेज फाइंड द बेस्ट क्लस्टरिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लोकल मिनिमम का मतलब ये है कि कई बार ये हो सकता है कि अगर आपने सही से के की वैल्यू चूज नहीं की कि कितने ग्रुप क्रिएट करने हैं, तो कई बार जो आपका ग्रुपिंग होगा वो पॉसिबिलिटी है कि सही से ना भी हो, यानी कि सही से आपको एकदम अच्छा क्लस्टरिंग करके मिले वो ना भी हो, राइट। तो के मीन्स हम ये भी नहीं कह सकते कि ये 100% एक्यूरेट है, ये 100% एक्यूरेट नहीं कह सकते, बिकॉज कई बार ये है कन्वर्ट हो जाएगा लोकल मिनिमम में, यानी कि इट विल नॉट बी एबल टू फाइंड द बेस्ट क्लस्टरिंग सॉल्यूशन एवरी टाइम, ठीक है। यानी कि ये लोकल ऑप्टिमा की यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, यानी कि चलाऊ आपको सॉल्यूशन दे देगा, एक एक्यूरेट सॉल्यूशन आपको नहीं दे पाएगा, राइट। सो दीज आर दी लिमिटेशंस क्या है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्फेरिकल क्लस्टर्स, सेंसिटिविटी टू आउटलायर्स, फिर इनिशियल जो आपकी प्रोसेस होती है उस पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है, फिर वैल्यू ऑफ के पे बहुत डिपेंड करता है और लोकल ऑप्टिमा पे भी बहुत डिपेंड करेगा। सो दिस इज योर के मींस क्लस्टरिंग। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी के बारे में, विच इज एक्सप्लेन मैक्सिमम अ पोस्टीरियरी एस्टिमेशन विथ रिस्पेक्ट टू बेज थ्योरम इन ब्रीफ। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है
मैक्सिमम अ पोस्टीरियरी एस्टिमेशन बेस थ्योरम के रिस्पेक्ट में, राइट। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। So what is maximum of posteriori estimation? Maximum of posteriori estimation is a statistical method which is used to estimate an unknown quantity based on prior knowledge and observed data. तो ये एक estimation, एक statistical method है हमारी, ठीक है, जो कि यूज की जाती है टू एस्टिमेट एन अननोन क्वांटिटी, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके बारे में आपको अभी कुछ नहीं पता है और आप उसको एस्टिमेट करना चाहते हैं, कि आप उसकी वैल्यू को एज्यूम करना चाहते हैं कि कितनी होगी, प्रेडिक्ट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन योर प्रायर नॉलेज। आपके पास कुछ प्रायर डेटा है, कुछ पहले की इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे आप एस्टिमेट करना चाहते हैं एक अननोन क्वांटिटी को, ठीक है। इट इज ग्राउंडेड इन बेस थ्योरम, यानी कि ये बेस थ्योरम के प्रिंसिपल पे काम करता है, विच प्रोवाइड्स अ वे टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट फॉर अ हाइपोथेसिस गिवन न्यू एविडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सीधे एग्जांपल पे, ताकि आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको पता है कि बेस थ्योरम कैसे काम करता है। बेस थ्योरम को आपको पता है कि यहाँ पे आपको पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, विच इज पी ऑफ थीटा गिवन डी इज इक्वल टू पी ऑफ डी गिवन थीटा इंटू पी ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय पी ऑफ डी, ठीक है। जहां पे आपका पी ऑफ थीटा गिवन डी क्या है, इट इज योर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस गिवन द डेटा डी। फिर आपकी पी ऑफ डी गिवन थीटा, दिस इज योर लाइक्लीहुड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेटा डी गिवन द हाइपोथेसिस थीटा। फिर आपका पी ऑफ थीटा विच इज योर प्रायर प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायर बिलीफ अबाउट द हाइपोथेसिस। एंड देन वी हैव पी ऑफ डी विच इज एविडेंस और मार्जिनल लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेटा अंडर ऑल पॉसिबल हाइपोथेसिस, यानी कि आपकी जो एविडेंस होती है उसको हम बोलते हैं पी ऑफ डी। ये हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी के इक्वेशन के, राइट। अब यहाँ पे मैप एस्टिमेशन कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो मैक्सिमम ऑफ पोस्टीरियरी एस्टिमेशन के लिए आप क्या करेंगे, इट एम्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि पैरामीटर या तो फिर हाइपोथेसिस की आपको एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि मैक्सिमाइज करेगा आपकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को। तो यहां पे आपका मेन गोल क्या है कि यू वांट टू मैक्सिमाइज द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यानी कि जितनी आपकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज होगी वहां पे उतना आपके एस्टिमेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, थीटा कैप मैप इज इक्वल टू आर्ग मैक्स पी ऑफ थीटा गिवन डी, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि वी हैव टू टेक सच अ वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि वी हैव टू टेक सच अ वैल्यू ऑफ पैरामीटर दैट इट मैक्सिमाइजेस द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, कि जिससे आपकी जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है, ये आपकी जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो जाए, यानी कि जितनी आपकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी उतना ज्यादा आप एस्टिमेशन अच्छे से कर पाओगे, राइट। तो ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मैप एस्टिमेशन। सो मैप एस्टिमेशन एम्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेस द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी पी ऑफ थीटा गिवन डी। थीटा हमारे पैरामीटर्स है, डी हमारा डेटा है, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है आर्ग मैक्स थीटा पी ऑफ थीटा गिवन डी। ये चीज मैंने आपको थर्ड चैप्टर में समझाई थी कि इसका क्या मतलब होता है, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो पी ऑफ थीटा गिवन डी विच इज अवर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, इसको मैं एक्सपांड करूंगा, तो ये इसका इक्वेशन बन जाएगा ऐसा, ठीक है, पी ऑफ डी गिवन थीटा इंटू पी ऑफ थीटा अपॉन पी ऑफ टी। अब यहाँ पे जो पी ऑफ डी है वो तो कांस्टेंट होता है सभी के लिए, वो भी हमने थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया था क्यों होता है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सो इट कैन बी इग्नोर्ड इन द मैक्सिमाइजेशन, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, थीटा कैप मैप इज इक्वल टू आर्ग मैक्स थीटा पी ऑफ डी गिवन थीटा इंटू पी ऑफ थीटा, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन, राइट। तो इस तरीके से आपका मैक्सिमम ऑफ पोस्टीरियरी एल्गोरिथम काम करता है। द मैप एस्टिमेशन फाइंड्स द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेस द प्रोडक्ट ऑफ द लाइक्लीहुड एंड द प्रायर प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो आपका लाइक्लीहुड है विच इज पी ऑफ डी गिवन थीटा और उसका प्रोडक्ट किसके साथ है, पी ऑफ थीटा विच इज प्रायर प्रोबेबिलिटी, इसको मैक्सिमाइज करना है। ऐसे पैरामीटर्स को आपको एस्टिमेट करना है, ऐसे पैरामीटर्स को आपको फाइंड करना होता है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे कि सपोज वी आर ट्राइंग टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुमारो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल वेदर डेटा, यानी कि हम चाहते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करें कि कल जो बारिश होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पी ऑफ रेन इज इक्वल टू 0.3 और लाइक्लीहुड हमारे पास क्या है, पी ऑफ डी गिवन थीटा, कि भाई रिप्रेजेंट्स द लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग टुडेस डेटा गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुमारो, ठीक है, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि भाई कल रेन होगी, ठीक है, वी नो दैट कल प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब कल रेन होगी उसके मेरे पास प्रोबेबिलिटी है, उसके बेसिस पे वी हैव टू फाइंड द लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग टुडेज डेटा, कि आज का डेटा जो मैं ऑब्जर्व करूंगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। तो इसको हम बोलते हैं लाइक्लीहुड। तो इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करते हैं और इसको जब आप मैक्सिमाइज करते हैं तो इससे आपको क्या करना है,
इसको मैक्सिमाइज करने के लिए आपको जो पैरामीटर्स लेने पड़ते हैं वो पैरामीटर्स आप किसके थ्रू एस्टिमेट करते हैं? थ्रू मैप। तो ये मैप क्या बोलता है? मैप एस्टिमेशन कंबाइंस दिस टू एस्टिमेट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि आपको यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करनी है, विच इन दिस केस कुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुमारो गिवन द डेटा। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? बिकॉज देखिए ये आपकी लाइक्लीहुड है, लाइक्लीहुड क्या कहना चाहती है? विच इज पी ऑफ डी गिवन थीटा, यानी कि आपको दे दिया गया है कि कल बारिश होने वाली है, यहाँ के उसकी आपको कुछ सर्टेन प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है, उसके बेसिस पे आज का डेटा जो आप ऑब्जर्व करेंगे उसके बारे में बताओ कि कैसे आप उसका कितना लाइक्लीहुड है। बिकॉज यहाँ पे आपको उल्टी प्रोसेस करनी है, आपको ऐसे पैरामीटर एस्टिमेट करना है कि जिसके थ्रू आपकी ये दोनों वैल्यूज बढ़ जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी की जगह यहाँ पे आपको लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी और पैरामीटर प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और उन दोनों को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। जितना वो ज्यादा वो मैक्सिमाइज होंगे उतना आपकी जो थीटा की वैल्यू होगी, यानी कि जो पैरामीटर्स की वैल्यू होगी वो एफिशिएंट आएगी, वो मैक्सिमम आएगी, राइट? सो मैप एस्टिमेशन कंबाइंस दिस टू एस्टिमेट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ थीटा, जो कि हमारे मैक्सिमाइज करेंगे इन पैरामीटर्स को। समझ रहे आप इस चीज को, राइट? तो दिस इज द पर्पस ऑफ मैप एल्गोरिथम। यहां पे बस आपको ये चीज याद रखनी है कि इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, ये खास लिखना है। यहाँ पे आपको ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की जो कि मैक्सिमाइज करेगा आपकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को, और उसके बाद आपको इस इक्वेशन तक लाके दिखाना है। अगर आपने इतना कर दिया, योर थ्योरी विल बी कंप्लीट, आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इस थ्योरी में क्या लिखा है? एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी टू क्राइटेरियन फंक्शंस फॉर क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग के लिए हमें कोई भी दो क्राइटेरियन फंक्शन समझाने हैं। अभी क्राइटेरियन फंक्शन क्या होते हैं पहले तो ये समझते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इनको, ठीक है? ओके, so what are the criterion functions for clustering? Let's talk about this. Criterion functions are used to evaluate the quality of clusters formed by a clustering algorithm. ठीक है, क्राइटेरियन फंक्शंस क्या इवेल्युएट करने के लिए यूज किए जाते हैं? दे आर यूज टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ क्लस्टर्स, कि आपके क्लस्टर्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है, आपने जो ग्रुप बनाए हैं वो कितने अच्छे बनाए हैं, उस चीज को आप इवेल्युएट करेंगे यूजिंग द क्राइटेरियन फंक्शंस। डेफिनेशन क्लियर है? क्राइटेरियन फंक्शंस जो है वो आपके क्लस्टर्स की क्वालिटी को इवेल्युएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। दिस फंक्शंस हेल्प असेस हाउ वेल द डेटा पॉइंट्स आर ग्रुप टुगेदर, यानी कि डेटा पॉइंट्स कितने अच्छे तरीके से आपने क्लस्टर में ग्रुपिंग किया उनकी, वो चीज को यहाँ पे आप इवेल्युएट करते हैं, असेस करते हैं इन अ क्लस्टर। सो बिलो आर टू कॉमन क्राइटेरियन फंक्शंस यूज्ड फॉर क्लस्टरिंग। हमारे पास दो कॉमन क्राइटेरियन फंक्शन जो है वो यूज होते हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं। पहला है, बड़ा सिंपल है, देखो, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स। इसको हम WCSS भी बोल सकते हैं, तो फिर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स भी आप इसको कह सकते हैं, राइट? तो इसमें क्या होता है, देखिए, द सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स ऑल्सो कॉल्ड विद इन क्लस्टर सम ऑफ एरर्स measures the compactness of the clusters. It calculates the total square distance between each data point and the centroid of the cluster to which it belongs. यानी कि मेरे पास एक क्लस्टर है, उस क्लस्टर का मेरा एक क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा, और बाकी सारे उसके डेटा पॉइंट्स होंगे। एक क्लस्टर है, उसके अंदर मेरे पास 10 फॉर एग्जांपल डेटा पॉइंट है, और उसमें से एक है मेरा सेंट्रॉइड। तो बाकी के जो 9 डेटा पॉइंट्स है उसका मुझे क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, मुझे स्क्वायर्ड डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसा डिस्टेंस? स्क्वायर्ड डिस्टेंस। तो आई हैव टू फाइंड द टोटल स्क्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन ईच डेटा पॉइंट एंड माय सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड से बाकी के जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनका मुझे यहाँ पे स्क्वायर्ड डिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ध्यान से, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to k। यहाँ पे k क्या है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स, यानी कि मुझे सभी क्लस्टर्स का एक साथ सम लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मेरे जितने भी नंबर ऑफ क्लस्टर्स है उसको मैं यहाँ पे बाहर के सिग्मा में लगाऊंगा। फिर आएगा मेरा अंदर का सिग्मा, ये क्या है, सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स इन क्लस्टर i, यानी कि क्लस्टर i के अंदर जो डेटा पॉइंट्स आते हैं वो, और उसमें भी xj जो है वो एक इंडिविजुअल डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। xj इज इक्वल टू डेटा पॉइंट इन क्लस्टर ci। तो यहाँ पे तभी मैंने लिखा कि भाई xj बिलोंग्स टू ci, बिकॉज ci इज व्हाट, इट इज द सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स इन माई क्लस्टर i, यानी कि मेरा खुद एक क्लस्टर हो गया ये, और उसके अंदर की जितने भी डेटा पॉइंट्स आते हैं उसका ग्रुप, तो वो हो जाएगा ci। ठीक है, यानी कि मेरे वो 10 के 10 डेटा पॉइंट जो है वो किस सेट में आएंगे, ci के अंदर आएंगे 10 के 10 डेटा पॉइंट। और उसमें से जब मैं किसी एक इंडिविजुअल डेटा पॉइंट की बात करता हूं तो वो होता है मेरा xj।
इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना है कि एक्स जे बिलोंग्स टू सी आई। तो सबसे पहले बाहर में मेंशन करूंगा आई इज इक्वल टू 1 to k, वेयर k इज द टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर्स, यानी कि मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं वो। फिर एक दूसरा सिग्मा आएगा, वहां पे मैं लिखूंगा एक्स जे बिलोंग्स टू सी आई, जहां पे मैं एक इंडिविजुअल डेटा पॉइंट को दिखाऊंगा विच बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स, यानी कि विच बिलोंग्स टू अ क्लस्टर, एक सिंगल क्लस्टर की हमने बात की। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, एक्स जे माइनस म्यू आई का स्क्वायर, यानी कि हर एक जो आपका इंडिविजुअल डेटा पॉइंट है उसका आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि स्क्वायर डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम योर सेंट्रॉइड विच इज योर यूआई। यूआई को यहाँ पे मैं सेंट्रॉइड कहूंगा बिकॉज इट्स अ मीन। तो यहाँ पे एक्स जे माइनस म्यू आई आपको रखना है, यानी कि ये जो मेरे 10 पॉइंट थे उसमें से ये जो मेरा सेंट्रॉइड है और बाकी के जो 9 पॉइंट्स है उन हर एक 9 पॉइंट्स को यहाँ पे मैं रखूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट मेरा 2 था, तो और ये फॉर एग्जाम्पल 3 था, तो 2 माइनस 3, फिर दूसरा पॉइंट आएगा 4, तो 4 माइनस 3, फिर आएगा 6, तो 6 माइनस 3, 7 माइनस 3, इस तरीके से, यानी कि ये तो आपका फिक्स रहेगा सेंट्रॉइड तो, राइट। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड करेंगे हर एक क्लस्टर के लिए, ध्यान में रहे हर एक क्लस्टर के लिए। तो इससे आपको एक वैल्यू मिलती है जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, जिसको हम बोलेंगे सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। अब ये हमें कैसे समझने में हेल्प करेगा कि आपका क्लस्टर कितने अच्छे से बनाया गया है, कितने अच्छे से उसकी ग्रुपिंग हुई है। तो वो यहाँ पे देखिए, SSE measures how closely the points in a cluster are grouped। ये क्या मेजर करेगा कि कितने अच्छे तरीके से आपके जो पॉइंट्स है वो क्लस्टर में ग्रुप किए गए हैं अराउंड द सेंट्रॉइड, यानी कि सेंटर के रेफरेंस में। अ स्मॉलर SSE, अगर आपकी SSE की वैल्यू कम आती है यानी कि कम आएगी, तो उसका मतलब क्या है, डेटा पॉइंट्स आर क्लोजर टू द सेंट्रॉइड, यानी कि वो डेटा पॉइंट्स जो है आपके सेंट्रॉइड से क्लोजर है। बिकॉज अगर SSE की वैल्यू कम आई इसका मतलब वो क्लोज है ना, बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट एंड द सेंट्रॉइड, यानी कि जितनी वैल्यू कम आएगी इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस उतना ही कम है। तो जितना SSE की वैल्यू कम आई उतना डिस्टेंस कम है बिटवीन द सेंट्रॉइड एंड द डेटा पॉइंट। तो इसका मतलब है कि उतनी आपकी ग्रुपिंग अच्छी हुई है क्लस्टर की, इंडिकेटिंग बेटर क्लस्टर कोहेशन। ठीक है, तो K मींस एल्गोरिदम फॉर इंस्टेंस मिनिमाइजेस SSE टू फाइंड द ऑप्टिमल क्लस्टर्स सेंट्रॉइड, यानी कि ये यूज कौन करता है, कौन सा क्लस्टरिंग एल्गोरिदम SSE मेथड का यूज करता है, K मींस क्लस्टरिंग। सो K मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जो है वो इस टेक्निक का यूज करता है कि जिससे जो क्लस्टर जो है वो अच्छे बन सके, ऑप्टिमल क्लस्टर्स को आप यहाँ पे बना सके, राइट। सो हमेशा याद रखो कि जब वैल्यू कम होती है SSE की, इसका मतलब ये होता है कि जो डिस्टेंस है वो कम है, डिस्टेंस कम है तो ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, ग्रुप अच्छा बना है, इंडिकेट्स बेटर क्लस्टरिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल भी है कि इन अ डेटा सेट विथ 2 क्लस्टर्स SSE वुड बी द सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस बिटवीन ईच डेटा पॉइंट एंड इट्स क्लस्टर्स सेंट्रॉइड, यानी कि अगर हम एक डेटा सेट कंसीडर करें 2 क्लस्टर्स का, तो जो सम ऑफ स्क्वायर एरर है वो क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस बिटवीन ईच डेटा पॉइंट एंड इट्स क्लस्टर सेंट्रॉइड। इफ द डेटा पॉइंट्स आर क्लोजली पैक्ड अराउंड देयर सेंट्रॉइड्स द SSE वैल्यू विल बी लो, यानी कि जितने डेटा पॉइंट्स क्लोजली पैक्ड होंगे सेंट्रॉइड से उतनी आपकी SSE की वैल्यू कम आएगी, सिग्निफाइंग गुड क्लस्टरिंग। और इसका ये मतलब होगा कि आपकी जो क्लस्टरिंग है वो काफी अच्छी हुई है, राइट। चलिए क्लियर, अब आगे बात करते हैं सेकेंड मेथड की, विच इज सिलोइड स्कोर। इसको बोलते हैं सिलोइड स्कोर। तो सिलोइड स्कोर क्या बोलता है, द सिलोइड स्कोर इज अ मेजर ऑफ हाउ सिमिलर अ डेटा पॉइंट इज टू इट्स ओन क्लस्टर कंपेयर टू अदर क्लस्टर्स, यानी कि यहाँ पे आप आपका जो डेटा पॉइंट है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे अपने क्लस्टर के अंदर भी और बाहर के क्लस्टर के साथ भी। ठीक है, तो इट कंबाइंस बोथ कोहेशन एंड सेपरेशन। यहाँ पे कोहेशन और सेपरेशन दोनों कंबाइन होगा। कोहेशन होगा अपने खुद के क्लस्टर में, यानी कि अपने खुद के क्लस्टर में वो कितना वो है इंक्लूडेड, और बाहर के क्लस्टर के साथ वो देखेगा कि कितना सेपरेटेड है उनसे, राइट। तो इसका इक्वेशन है S of I इज इक्वल टू B of I माइनस A of I डिवाइड बाय मैक्स ऑफ A of I और B of I, यानी कि आपको इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू को लेना है A of I और B of I से। अब A of I क्या है आपका, सो A of I इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द डेटा पॉइंट I टू ऑल द अदर पॉइंट्स इन द सेम क्लस्टर। इसको बोलते हैं कोहेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटा पॉइंट कंसीडर कर दिया X, तो उस डेटा पॉइंट X का डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है बाकी के सारे पॉइंट्स के साथ। उस क्लस्टर में बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के साथ मैं इस डेटा पॉइंट X का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा और इसे मैं उसका फिर मैं एवरेज करूंगा। जो डिस्टेंस मुझे मिलेंगे अलग अलग डिस्टेंसेस उनका मुझे एवरेज करना है और वो एवरेज डिस्टेंस को मैं कहूंगा A of I। सो दिस इज एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द डेटा पॉइंट I टू ऑल द अदर पॉइंट्स इन द सेम क्लस्टर। उस सेम क्लस्टर में किसी एक डेटा पॉइंट I का डिस्टेंस बाकी के जितने भी क्लस्टर्स है उसके साथ आप फाइंड करेंगे और इन सभी अलग अलग डिस्टेंसेस का फिर आप क्या फाइंड करेंगे, एवरेज फाइंड करेंगे और इसे हम बोलते हैं A of I। फिर B of I क्या है, सो एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द डेटा पॉइंट I टू ऑल पॉइंट्स इन द नियरेस्ट क्लस्टर, यानी कि अब आपको आपका क्लस्टर नहीं देखना है, बाजू वाला क्लस्टर देखना है और
इस वाले डेटा पॉइंट का यानी कि आई का डिस्टेंस हमें वो बाजू के क्लस्टर के जितने भी डेटा पॉइंट्स है उसके साथ कैलकुलेट करना है और फिर बाद में उन सभी की एवरेज को फाइंड करना है, यानी कि आपके पास एक सिंगल वैल्यू आएगी। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगी उसको आपको नीचे डिनोमिनेटर में रखना है और ऊपर इन दोनों के डिफरेंस को रखना है। इससे आपको वैल्यू मिलेगी किसकी, एस ऑफ आई की, ठीक है, यानी कि सिलॉइड स्कोर आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, सिलॉइड स्कोर। अब यहां पे डिसीजन कैसे बनेगा, देखो द सिलॉइड स्कोर रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1, ये हमेशा -1 से +1 के बीच में ही होता है, राइट। बिकॉज यहाँ पे देखिए आप जब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू पकड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे दोनों में से जो मैक्सिमम होगी वो नीचे आएगी और यहाँ पे आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डेफिनेटली जो वैल्यू होगी वो पॉइंट में आएगी, 0 पॉइंट समथिंग। तो हमेशा -1 टू +1 के बीच में आपकी वैल्यू जो होगी वो आएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपका जो स्कोर आता है सिलॉइड का वो क्लोज टू +1 हुआ यानी कि पॉजिटिव हुआ, तो वो इंडिकेट करता है कि आपका जो पॉइंट है वो वेल क्लस्टर्ड है, यानी कि वो अच्छे से ग्रुपिंग इसकी हुई है। वाइल स्कोर क्लोज टू -1 इंडिकेट्स दैट द पॉइंट माइट बी मिसक्लासिफाइड। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका जो पॉइंट है वो मिसक्लासिफाइड है। सो इसका क्लस्टरिंग में कैसे यूज होगा, यानी कि आपका जितना सिलॉइड स्कोर हायर है इसका मतलब है कि आपके क्लस्टर्स उतने ही अच्छे वेल सेपरेटेड एंड कोहेसिव है, यानी कि आपके दोनों जो क्लस्टर्स है वो अच्छे से सेपरेटेड है। इट इज ऑफन यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स। इससे आप ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन ईच एंड एवरी क्लस्टर। आपको फाइंड पता चलता है कि भाई हर एक क्लस्टर एक दूसरे से कितना सेपरेटेड है, कितना ज्यादा सेपरेटेड है। ये आपके लिए काफी एफिशिएंट क्रिएट कर देता है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है आपकी, ठीक है। यू कैन इजीली फाइंड द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स बिकॉज यहाँ पे इजीली आप जो है वो बाउंड्री को सेपरेट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब इसके एग्जाम्पल के साथ इसके हम बात करते हैं समरी के बारे में। तो समरी यहाँ पे हमने देखिए एसएससी और WCSS क्या है, वहां पे आपको सेंट्रोइड के रेफरेंस में चलना है, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर के अंदर। और सिलॉइड स्क्वायर में आपको क्या करना है कि उस डेटा पॉइंट का उसके खुद के क्लस्टर में तो आप फाइंड करेंगे सभी डेटा पॉइंट के साथ डिस्टेंस, उसके साथ साथ आपको उस डेटा पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है जो आपका नेबरिंग क्लस्टर है उसके साथ भी, उसके जितने भी डेटा पॉइंट्स है उसके साथ भी आप इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसकी एवरेज लेंगे, इसकी एवरेज लेंगे, उन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होएगी उस वैल्यू को आप नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे और उन दोनों के डिफरेंस को आप ऊपर रखेंगे। जितनी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी इसका मतलब है कि आपकी क्लस्टरिंग उतने अच्छे से हुई है, राइट। और सम ऑफ स्क्वायर एरर में क्या था, आपको सम ऑफ स्क्वायर एरर करना होता है सेंट्रोइड का और जो आपका डेटा पॉइंट है, डिफरेंट जो डेटा पॉइंट्स है उनके डिस्टेंस के बीच का, राइट, एज सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं नेक्स्ट थियरी पे, विच इज एक्सप्लेन हिडन मार्कोव मॉडल्स, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल इन क्लासिफायर डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बात करनी है हिडन मार्कोव मॉडल के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके क्लासिफायर डिजाइन के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए ओके, चलिए एक सेकंड का मुझे सिर्फ ब्रेक दे दीजिए, ठीक है। I just want a small break. Then we will continue, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि जब इस तरह के वीडियोस बनाते हैं ना तो इट रियली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, बिकॉज 1-1.5 घंटे का कांस्टेंट वीडियो बनाना, टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। बिकॉज यहाँ पे अगर आप मेरा वीडियो सही से चेक करेंगे, यू विल बी एबल टू रियलाइज कि आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कट्स इन बिटवीन, ठीक है। मैं कोई कट नहीं मारता बिकॉज अगर वो सब करने गया तो it will include a lot of editing and everything and it will take a lot of time, और उस केस में फिर आपके भी जो एजुकेशन मतलब आपके भी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें मैं वीडियोस को अगर डिले करता हूँ फिर अपलोड करने में तो देन इट विल ऑल्सो हिंडर योर लर्निंग प्रोसेस, राइट। तो उसकी वजह से ये करना पड़ता है एंड इट रियली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज एक दिन में मैं लगभग तीन चैप्टर के वीडियोस ऐसे डालता हूँ तो बहुत हार्ड होता है। और कल तो 1 बजे सोया था, VR का वीडियो आया था उस वक्त, तो उसके बाद सोया नहीं हो दोपहर को, सो दैट्स व्हाई आई हैव अ लॉट ऑफ हेडेक एज वेल। बट everything I'm doing is for you guys so that your learning process can become simplified and you will be able to realize everything very quickly, right? So इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज इट इंक्रीजेज माई मोटिवेशन टू क्रिएट मोर सच कंटेंट एंड लेट्स बिगिन, राइट। सो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि भाई हिडन मार्कोव मॉडल क्या होता है, इसकी वर्किंग के बारे में समझाना है, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझाना है और इसका क्लासिफाइड डिजाइन में क्या रोल होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द हिडन मार्कोव मॉडल। व्हाट इज HMM? So a hidden Markov model is a statistical model that represents systems where the state is not directly observable, ठीक है। यानी कि हिडन मार्कोव मॉडल के अंदर आप सीधा स्टेट्स को देख नहीं पाते, इट इज नॉट विजिबल टू यू, इट इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फॉर यू। वो स्टेट्स जो होते हैं आपके हिडन होते हैं, राइट। बट द सिस्टम जनरेट्स ऑब्जर्वेबल आउटपुट्स
डिपेंडिंग ऑन द हिडन स्टेट्स। लेकिन आपका जो सिस्टम है वो ऑब्जर्वेबल आउटपुट्स क्रिएट करेगा बेस्ड ऑन द हिडन स्टेट्स, आपके हिडन स्टेट्स के बेसिस पे। देखो अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आई गारंटी यू कि ये थ्योरी आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। एकदम आराम से सारी चीजें सुनो, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दूंगा। HMMs are widely used for tasks like speech recognition, sequence prediction and time series analysis। ये डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क के लिए आप इसको यूज करते हैं, राइट। चलिए एक बार फिर से इसके डेफिनेशन को हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। आराम से तोड़ना है हमें से, ठीक है, आराम से। अ हिडन मार्कोव मॉडल is a statistical model that represents systems where the state is not directly observable। यानी कि ये एक ऐसा स्टेटिस्टिकल मॉडल है कि जिसके अंदर आपके जो स्टेट्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि जो हमने बात की थी ना वो फर्स्ट क्वेश्चन में कि भाई सनी स्टेट, फिर रेनी स्टेट, क्लाउडी स्टेट, तो ये स्टेट्स होते हैं। ये स्टेट्स आप सीधे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि कल कौन सा स्टेट आने वाला है। You don't know about that. You cannot directly observe them because these are hidden. But the system generates observable outputs। लेकिन सिस्टम जो है आपके लिए observable outputs क्रिएट करती है डिपेंडिंग ऑन द हिडन स्टेट्स, हिडन स्टेट्स के बेसिस पर। हिडन स्टेट्स को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन उन हिडन स्टेट्स की वजह से होने वाले जो कंसिक्वेंसेस हैं, जो ऑब्जर्वेशंस है, जो आउटपुट्स होते हैं, ठीक है, जो उन हिडन स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हिडन स्टेट क्या होगा। सो HMMs आर वाइडली यूज्ड फॉर टास्क। अब ये तो हमें पता है कि ये सारे टास्क है, वो एप्लीकेशन में देखेंगे। अब यहाँ पे इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक फंडा, यहाँ तक आपको फंडा क्लियर हुआ कि हिडन स्टेट को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, बट उन हिडन स्टेट की वजह से कुछ ऑब्जर्व्ड आउटपुट आपको मिलते हैं, तो उन आउटपुट के माध्यम से आप हिडन स्टेट को जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेट्स। स्टेट्स यानी कि द सिस्टम हैज अ सेट ऑफ हिडन स्टेट्स, यानी कि हर एक सिस्टम के पास अपने खुद के हिडन स्टेट्स होते हैं। एंड द सिस्टम कैन बी इन वन ऑफ दिस स्टेट्स एट एनी टाइम। और किसी भी समय जो हमारा सिस्टम है वो उन स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में हो सकता है। और ये जो स्टेट्स हैं वो हमारे लिए डायरेक्टली विजिबल नहीं होते हैं, राइट। अभी ये जो पॉइंट्स पढ़ रहा हूं उनको समझो, अभी मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो, राइट। फिर आती है ऑब्जर्वेशंस। जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो हमारे स्टेट की वजह से क्रिएट होती है, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस विल बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ अवर स्टेट। सो ईच स्टेट प्रोड्यूसेस एन ऑब्जर्वेबल आउटपुट। हर एक स्टेट जो है वो एक ऑब्जर्वेबल आउटपुट क्रिएट करता है, तो उसको हम सिंबल भी कह सकते हैं। एंड द ऑब्जर्वेशंस आर रिलेटेड टू द स्टेट द सिस्टम इज इन। यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो उस पर्टिकुलर स्टेट से क्या करेंगी, रिलेट करेंगी, जिस स्टेट के अंदर अभी आपकी सिस्टम होगी, ठीक है। उसके बाद आती है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। सो देयर आर प्रोबेबिलिटीज दैट गवर्न द ट्रांजिशंस बिटवीन द हिडन स्टेट्स। यानी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटीज होती है, जैसे हमने वहां पे बात की थी ना वो ट्रांजिशन मैट्रिक्स के अंदर, तो कुछ प्रोबेबिलिटीज होती हैं जो गवर्न करती है हमारे ट्रांजिशन को बिटवीन हिडन स्टेट्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज डिफाइंड बाय मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के बेसिस पर जो है वो आप एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो प्रोबेबिलिटी वहां पे उसका फैसला होता है। फिर आती है हमारी एमिशन प्रोबेबिलिटीज। सो ईच स्टेट हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस। हर एक स्टेट जो है हमारा उसका खुद का एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस। ये पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस कौन सी है, जो इस स्टेट की वजह से क्रिएट होंगी, जो इस स्टेट की वजह से क्रिएट होंगी, राइट। डिफाइनिंग हाउ लाइकली इट इज टू ऑब्जर्व अ पर्टिकुलर सिंबल गिवन अ स्टेट, ठीक है। और एक आती है हमारी इनिशियल प्रोबेबिलिटीज, जो कि वो कौन सी होगी, द मॉडल आल्सो डिफाइंस द इनिशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग इन ईच पॉसिबल स्टेट। यानी कि जो स्टार्टिंग की प्रोबेबिलिटी होती है हर एक स्टेट की जो स्टार्टिंग की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इस हर एक चीज को हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहां पे आ जाइए, चलिए। पहला होता है हमारा स्टेट। मैं अब आपको कैरेक्टरिस्टिक को समझा रहा हूं एग्जांपल से। सबसे पहले आता है हमारे पास क्या, हमारा स्टेट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया हमारा स्टेट। अब यहां पे हम मान लेते हैं कि हम एक वेदर का एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं जहां पे हमारे पास दो स्टेट है, एक है सनी स्टेट और एक है रेनी स्टेट। ये दोनों हमारे से हिडन है, वी कैन नॉट सी देम। हमें नहीं पता है कि कौन सा स्टेट है, सनी है या रेनी है, वी डोंट इवन नो अबाउट दैट। हमें नहीं पता है कि कौन सा स्टेट है। तो स्टेट क्या है, द वेदर कैन बी इन एनी ऑफ टू हिडन स्टेट्स। ये दोनों हमसे हिडन है। एज अ यूजर मुझे नहीं पता है कि अभी कौन सा स्टेट चल रहा है, अभी बाहर कौन सा मौसम है, आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है। सनी है या रेनी है, आई डोंट नो अबाउट दैट। सो दिस स्टेट्स आर हिडन बिकॉज यू कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व द वेदर इन दिस मॉडल। यानी कि इस मॉडल में क्या होता है, हिडन मार्कोव मॉडल के अंदर, तभी तो इसका नाम है हिडन। यहाँ पे आपको स्टेट्स विजिबल नहीं होते हैं माय फ्रेंड, आपको यहाँ पे स्टेट्स विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। चलो पहला पॉइंट क्लियर। यानी कि यहाँ पे सनी और रेनी दो स्टेट है, पर मुझे नहीं पता है, दीज आर नॉट विजिबल टू मी बिकॉज दे आर हिडन। सेकंड आता है ऑब्जर्वेशंस। लेकिन मुझे ऑब्जर्वेशंस पता है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है,
ऑब्जर्वेशंस आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट की वजह से होने वाले चेंजेस उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जो हमारा स्टेट है उसकी वजह से आने वाले आउटपुट्स उसको हम बोलते हैं हमारी ऑब्जर्वेशंस। तो ये हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई। सो यू ऑब्जर्व पीपल्स एक्टिविटीज, आप ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन कैसे होगी? विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिडन वेदर स्टेट। पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस माइट इंक्लूड वॉकिंग, शॉपिंग, क्लीनिंग, राइट। तो यहां पे आपको ये पता है, आपको ऑब्जर्वेशन दे दी कि भाई बेस्ड अपॉन द करंट स्टेट, कौन सा स्टेट है मुझे ये नहीं पता है, लेकिन लोग अभी ये सारी चीजें कर रहे हैं। पीपल आर वॉकिंग आउटसाइड, ठीक है, पीपल आर शॉपिंग राइट नाउ, पीपल आर क्लीनिंग राइट नाउ देयर हाउसेज एंड एनीथिंग, राइट। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि यार प्रोबेबिलिटी तो ये बोल रहा है कि अगर लोग बाहर घूम रहे हैं, लोग बाहर शॉपिंग कर रहे हैं, तो बारिश तो 110% नहीं हो रही होगी। बिकॉज अगर बारिश हो रही होती तो लोग इतना घूमते नहीं, लोग अपने घर पे होते। इसका मतलब बाहर जो है धूप निकली है, सनी डे है। तो यहां पे मैंने क्या किया, अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मुझे पता चला कि मेरा हिडन स्टेट क्या हो सकता है। समझ रहे हो ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज क्या होती है? तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है जो हमने पहले बात की थी। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन वेदर स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी कि एक में से दूसरे स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो आपको पता होती है। कि लाइक इफ इट्स सनी डे टुडे, यानी कि मान लो कि आज सनी डे है, तो देयर इज एन 80% चांस इट विल बी सनी डे टुमारो, तो एंड 20% चांस इट विल रेन। तो ये जो है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। भाई गिवन टुडे इज अ सनी डे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो विल आल्सो बी अ सनी डे? तो उसकी दे रखी हमने 80%, यानी कि 0.8। एंड गिवन दैट टुडे इज अ सनी डे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो विल बी अ रेनी डे? इट इज 20%, विच इज 0.2। सो ये इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, यानी कि बेस्ड अपॉन द करंट सिनेरियो कल क्या वेदर होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलती है, यानी कि ट्रांजिशन यहां से हमें पता चलता है कि कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है कि ये किसी पर्टिकुलर वेदर में जाएगा कल, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, राइट। और यहाँ पे तीसरा केस भी है कि अगर रेनी डे है आज, तो 70% चांस है कि कल रेन होगी एंड 30% चांस है कि कल सनी डे होगा। सो ये होती है हमारी ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इस तरीके से आप ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना सकते हैं। वी नो हाउ टू मेक इट, ओके। वो हमने वो टेबल देखा था, उस हिसाब से बनानी है। ये पॉइंट ए है, यानी कि यहाँ पे एस एस, यानी कि आज अगर सनी है तो कल भी सनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी टू सनी। फिर ये पॉइंट टू, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी टू रेनी, ये भी हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी टू रेनी टू सनी। और ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी टू 0.7 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी रेन टू रेनी, यानी कि यहाँ पे आपको लिख देना है कि एस आर, और यहाँ पे भी आ जाएगा पी ऑफ एस और पी ऑफ आर, राइट। हमने वो डिस्कस किया था उस तरह से, जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था, राइट। फिर आता है हमारा एमिशन प्रोबेबिलिटीज। तो एमिशन प्रोबेबिलिटी क्या है? ये उल्टा हो जाएगा। देखो, एमिशन प्रोबेबिलिटी हमारी ऑब्जर्वेशन से निकलेगी। तो ईच वेदर स्टेट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑब्जर्वेशन। हमें ये तो पता है कि हर एक जो स्टेट है उस स्टेट की वजह से कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन आती है, वॉकिंग, शॉपिंग, क्लीनिंग, ठीक है। तो उस ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो आपको दी जाती है, यानी कि भाई पी ऑफ वॉकिंग गिवन इट्स सनी डे इज इक्वल टू 0.6, यानी कि भाई सनी डे होगा और लोग बाहर चलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। इसको बोलते हैं एमिशन प्रोबेबिलिटी, यानी कि बेस्ड ऑन योर स्टेट आपकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर कितनी इन्फ्लुएंस आती है, ठीक है। आपके ऑब्जर्वेशन पे कितनी इन्फ्लुएंस आती है, आपकी ऑब्जर्वेशन के होने की कितनी संभावना होती है बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर हिडन स्टेट। फिर पी ऑफ शॉपिंग गिवन सनी, यानी कि सनी डे है और आप शॉपिंग करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3। फिर पी ऑफ क्लीनिंग गिवन सनी, यानी कि सनी डे है तो ऐसे में आप क्लीनिंग करेंगे, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.1। वैसे ही यहाँ पे रेनी के लिए देख लो कि भाई पी ऑफ वॉकिंग गिवन इट्स रेनी डे बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, 0.1 ही होगी। फिर पी ऑफ शॉपिंग गिवन इट्स रेनी डे कितनी होगी, 0.4 ही होगी, ठीक है। फिर पी ऑफ क्लीनिंग गिवन इट्स रेनी डे, यानी कि घर की साफ सफाई करोगे, बारिश आ रही है तो हाँ इसके चांसेस ज्यादा है, तो वो हो जाएगी 0.5। तो इस तरीके से आप इसका एमिशन बना सकते हो। तो एमिशन मैट्रिक्स है वो इस तरीके से बनेगी आपकी, यानी कि यहाँ पे आप ये जो 3 स्टेट्स हैं आपके, इनको यहाँ पे प्लॉट करेंगे, वॉकिंग, स्लीपिंग और क्लीनिंग को, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सनी डे और रेनी डे। इसके हिसाब से आप पी ऑफ वॉकिंग, पी ऑफ शॉपिंग एंड पी ऑफ क्लीनिंग जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। एज सिंपल एज दैट। मैट्रिक्स बनाना बहुत ईजी है, हमने पहले भी बात की इसके बारे में। तो इसी के साथ ये हमारा एग्जांपल खत्म होता है। होप कि आपको ये चीज समझ में अब आ गई होगी कि ये सारे के सारे जो स्टेट्स है वो क्या कहना चाहते हैं, राइट। और इसके अलावा हमारी आती है इनिशियल प्रोबेबिलिटी, ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक रह गई थी। सो द मॉडल आल्सो डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग इन ईच स्टेट, यानी कि हर एक स्टेट की अपनी खुद की जो प्रोबेबिलिटी होती है इन स्टार्ट, इसको बोलते हैं पी इनिशियल प्रोबेबिलिटी। यानी सनी डे की प्रोबेबिलिटी है 0.7 और रेनी की है 0.3। तो दीज आर द इनिशियल प्रोबेबिलिटीज, यानी कि इंडिविजुअल स्टेट की जो शुरुआत में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ एचएमएम की, ये किस तरीके से काम करता है।
सो सबसे पहले आपका होगा इनिशिएशन, यानी कि डिफाइन द इनिशियल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच हिडन स्टेट, यानी कि वो हम इनिशियल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे सबसे पहले कि भाई पी ऑफ सनी कितनी है, पी ऑफ रेनी कितनी है, इस तरीके से। फिर आप डिफाइन करते हैं स्टेट ट्रांजिशंस, यानी कि द सिस्टम स्टार्ट्स इन वन हिडन स्टेट एंड ट्रांजिशंस टू अनदर स्टेट एट ईच टाइम स्टेप बेस्ड ऑन द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, यानी कि अब आता है आपका स्टेट का ट्रांजिशन है, यानी कि बेस्ड अपॉन द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, जो भी आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी उसके बेसिस पर आपका जो सिस्टम है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो जाता है उसको बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशंस। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन जनरेशन, यानी कि एट ईच टाइम स्टेप द सिस्टम जनरेट्स एन ऑब्जर्वेबल आउटपुट बेस्ड ऑन द करंट हिडन स्टेट, यानी कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन बनती है वो उसका जनरेशन होगा एट एवरी स्टेज, हर एक स्टेज पे, एक एवरेज स्टेप पे आपका जो है स्टेट के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप सनी में हैं तो सनी की एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट होगी कि लोग जो है वो बाहर घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, तो द सिस्टम जनरेट्स एन ऑब्जर्वेबल आउटपुट, वो जनरेट करेगा एक ऑब्जर्वेबल आउटपुट बेस्ड ऑन द करंट हिडन स्टेट अकॉर्डिंग टू द एमिशन प्रोबेबिलिटीज, यानी कि आपकी एमिशन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वो चीज भी जनरेट होगी, यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन है वो जनरेट यहाँ पे होने वाली है। एंड नेक्स्ट इज सीक्वेंस प्रेडिक्शन और इन्फेरेंस, यानी कि गिवन अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस द मॉडल कंप्यूट्स द मोस्ट लाइकली सीक्वेंस ऑफ हिडन स्टेट्स, यानी कि यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई किस सीक्वेंस में ये प्रोसेस चलेगी, कि आज सनी है तो अभी थोड़ी देर बाद कौन सा होगा, फिर कल कौन सा होगा, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस आप जनरेट कर पाते हैं ट्रांजिशन का, स्टेट्स का, राइट। सो गिवन अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस द मॉडल कंप्यूट्स द मोस्ट लाइकली सीक्वेंस ऑफ हिडन स्टेट्स ऑफन यूजिंग एल्गोरिथम्स लाइक विटरबी और फॉरवर्ड बैकवर्ड, ऐसे एल्गोरिथम्स का यूज करके। बट यहाँ पे वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी में हमें नहीं जाना है, बस आपको पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहले इनिशियलाइज करना है, ना कि आपको इनिशियल प्रोबेबिलिटी को सेट करना है, फिर स्टेट ट्रांजिशंस की प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आपको ट्रांजिशन को देखना है, एंड देन वी हैव ऑब्जर्वेशन जनरेशन, यानी कि हर एक स्टेट की वजह से जो ऑब्जर्वेशन आउटपुट आता है वो जनरेट होगा इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द एमिशन प्रोबेबिलिटीज। और फिर कौन सा स्टेज आता है, सीक्वेंस प्रेडिक्शन और इन्फेरेंस, यानी कि इस बेसिस पे एक सीक्वेंस जो होता है वो आपका देखने को मिलता है आपको ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, राइट। तो ये हमारी हो गई थियरी हिडन मार्कोव मॉडल की। अब यहाँ पे जो रोल है एचएमएम के क्लासिफाइड डिजाइन में वो यहाँ पे दे रखे हैं कि भाई सीक्वेंस क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन कर सकते हैं इसके थ्रू, डायनेमिक मॉडलिंग कर सकते हैं, तो ये सारी इसके अंदर डिटेल दे रखी है। ये एप्लीकेशन होगी इसकी, यही आप चीज समझ लो, और ये काफी ईजी है, आप एक बार इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी, राइट। मैं समझाऊँ इसको, चलो समझा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए। तो देखिए सीक्वेंस क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो एचएमएम है वो आपको मॉडलिंग करने में हेल्प करता है सीक्वेंशियल डेटा की, जो सीक्वेंशियल डेटा होता है जैसे कि स्पीच हो गई, हैंड राइटिंग हो गई, जहां पे आपकी जो हर एक ऑब्जर्वेशन है वो किसी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती हो। सो क्लासिफिकेशन टास्क के अंदर हमारा गोल यही होता है कि हम जो प्रेडिक्ट करें सीक्वेंस ऑफ हिडन स्टेट्स, तो हमने ये चीज यहीं पे बात की दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस, प्रेडिक्शन और इन्फरेंस की एक प्रॉपर सीक्वेंस जब आपको जनरेट करना होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट का, यानी कि जब सीक्वेंशियल डेटा की बात हो तो वैसे केसेस में आप हिडन मार्कोव मॉडल को इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज pattern recognition. So in classification, HMMs can be trained to recognize patterns or sequence of observations that correspond to specific classes. यानी कि ये पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। जैसे स्पीच रिकॉग्निशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो HMM मॉडल है वो सीक्वेंस फाइंड करेगा आपके फिनोम्स का, यानी कि वर्ड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्पोकन वर्ड्स, यानी कि कौन से मीनिंग्स एसोसिएटेड है टू द स्पोकन वर्ड्स। फिर आएगा डायनेमिक मॉडलिंग, यानी कि HMMs कैन मॉडल डायनेमिक सिस्टम्स वेयर द फीचर स्टेट डिपेंड्स ऑन बोथ द करंट स्टेट एंड द पास्ट ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जब आपको डायनेमिक मॉडलिंग करनी हो जहां पे आपका जो फ्यूचर का स्टेट है वो पास्ट के स्टेट पे डिपेंड करता हो, बिकॉज यहाँ पे हमने वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वाला एग्जांपल देखा ही था वेदर प्रेडिक्शन एप्लीकेशन में कि प्रेजेंट स्टेट के बेसिस पे आपका फ्यूचर का स्टेट आप तय कर सकते हो यूजिंग द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे डायनेमिक मॉडलिंग करने में भी आपको ये चीज जो है वो हेल्प करती है, ठीक है, यानी कि टाइम डिपेंडेंट टास्क में ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट क्लासिफिकेशन टास्क में इट विल हेल्प यू। सो इसी के साथ हमने इस चीज को भी देख लिया। अब आगे आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी पे, विच इज एक्सप्लेन द गाउशियन मिक्सचर मॉडल एंड एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन मेथड्स फॉर पैरामीटर एस्टिमेशन इन ब्रीफ। तो यहां पे हमें गाउशियन मिक्सचर मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करना है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थियरी एंड वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज वेल, ठीक है, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन हम इसको इजीली समझ लेंगे, ठीक है, काफी आसानी से। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। गाउशियन मिक्सचर मॉडल ये क्या है, पहले तो ये समझो, मैं इसको पहले आपको एक सिंपल हमारे देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ। व्हाट इज गाउशियन मिक्सचर मॉडल? गाउशियन मिक्सचर मॉडल इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गाउशियन कंपोनेंट्स। गाउशियन मिक्सचर मॉडल इज द, फर्स्ट ऑफ ऑल गाउशियन मिक्सचर क्या होता है? गाउशियन मिक्सचर है हमारा मिक्सचर, यानी कि ग्रुप तो फिर कलेक्शन कह सकते हो ऑफ डिफरेंट गाउशियन कंपोनेंट्स। अब ये गाउशियन कंपोनेंट्स क्या है? दिस गाउशियन कंपोनेंट्स आर नथिंग बट योर
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस या तो फिर आपके गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमें पता है ना, वो इक्वेशन हमने डिस्कस किया था 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, फिर ई रेस टू माइनस एक्स्ट्रा माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, वो वाला हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो बस वही चीज़ है। तो उन सभी का जब आप ग्रुप करते हो तो वो बनता है गाउशियन मिक्सचर मॉडल। ये है क्या एक्चुअली, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है जो कि अज्यूम करता है कि जो डेटा जनरेट होता है फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि जो आप डेटा बनाते हैं फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सेवरल गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं गाउशियन कंपोनेंट्स विथ अननोन पैरामीटर्स, जहां पे आपके पैरामीटर्स अननोन होते हैं। समझो इस बात को। जब मैं बात करता हूं गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहां पे मेरे मेनली कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे? मेनली अगर आपको पता है तो एक मीन और एक वेरिएंस, राइट? दीज आर द टू मेन पैरामीटर्स विच है। इसके अलावा इसमें एक थर्ड आता है, वो है वेट, यानी कि हर एक जो कंपोनेंट है उसकी कितनी असर है डेटा पॉइंट्स पे, कितना उसका इन्फ्लुएंस है डेटा पॉइंट्स पे, वो हम वेट से तय करते हैं, राइट? तो ये पैरामीटर्स हैं, बट ये पैरामीटर्स अननोन होते हैं, आपको पता नहीं होता इन पैरामीटर्स के बारे में कि इनकी वैल्यूज एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो व्हाट इज गाउशियन मिक्सचर? गाउशियन मिक्सचर इज नथिंग, इट इज द मिक्सचर ऑफ गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशंस, जहां पे हर एक गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशन की जो पैरामीटर्स है वो अननोन है। नाउ ईच गाउशियन कंपोनेंट रिप्रेजेंट्स अ क्लस्टर और ग्रुप इन द डेटा। हर एक जो आपका गाउशियन कंपोनेंट होगा वो एक क्लस्टर को रिप्रेजेंट करेगा, उसका अपना खुद का एक क्लस्टर होगा या तो फिर ग्रुप होगा डेटा का। ठीक है, तो ऐसे हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझे तो कैसे समझ सकते हैं कि ये मेरा हो गया गाउशियन मिक्सचर मॉडल, जिसको मैं बोलूंगा जीएमएम। उसके अंदर मेरे पास होंगे मल्टीपल क्लस्टर्स, जिसको मैं बोलूंगा गाउशियन कंपोनेंट्स। और इन सभी गाउशियन जो कंपोनेंट्स है, जिसको हम गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशंस भी कह सकते हैं, इनके अंदर होंगे अपने खुद के डेटा पॉइंट्स। ठीक है, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स, ये 1 2 3 4 जितने भी हो। ठीक है, हर एक के अंदर मल्टीपल क्या होंगे, डेटा पॉइंट्स होंगे। ठीक है, और ये जो मेरे क्लस्टर बन रहे हैं ना, यानी कि मेरे जो गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशंस बन रहे हैं, यहाँ पे मुझे पैरामीटर्स की वैल्यू के बारे में नहीं पता है। आई डोंट नो अबाउट द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स। ठीक है, नाउ जीएमएम इज यूज्ड फॉर व्हाट? इट इज यूज्ड फॉर क्लस्टरिंग पर्पस। यहाँ पे आपको क्लस्टरिंग करने में हेल्प करता है, यानी कि ये जो गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशंस है इनके क्लस्टर्स को फॉर्मुलेट करने में ये आपको मदद करता है अच्छे से, राइट? और उसके साथ साथ डेंसिटी को एस्टिमेट करने में एंड जनरेटिव मॉडल के तौर पे ये यूज होता है इन वेरियस मशीन लर्निंग टास्क। ये तो इसके अलग अलग एप्लीकेशन है, वो हमें यहाँ पे नहीं समझती। ठीक है, चलिए, गाउशियन कंपोनेंट वो है क्या? इट्स अ क्लस्टर और ग्रुप इन द डेटा। चलो, इतनी चीज समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे समझ में तो इस थ्योरी के एंड में आपको सब कुछ आ जाएगा, वो मेरी गारंटी है, बट मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएमएम के बारे में, कि इसके अंदर पहले तो की कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहला की कंपोनेंट है गाउशियन कंपोनेंट। ठीक है, अ जीएमएम अज्यूम्स दैट द डेटा पॉइंट्स आर जनरेटेड बाय अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, जो आपके डेटा पॉइंट्स होंगे वो कैसे जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे? सेवरल गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि हमारे गाउशियन मिक्सचर के अंदर बहुत सारे ऐसे गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे और उनमें हमारे डेटा पॉइंट्स होंगे, और हर एक गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशन का अपना खुद का एक मीन होगा और अपना खुद का एक वेरिएंस होगा। ठीक है, हमें ये तो पता ही है। फिर हम बात करते हैं वेट्स के बारे में। तो वेट्स क्या है? तो ईच गाउशियन कंपोनेंट हैज अ वेट that determines the proportion of data points generated by that component in the overall mixture। यानी कि हर एक गाउशियन कंपोनेंट का कुछ ना कुछ वेट होगा। वेट जो होगा उसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं पाई से। ठीक है, पाई से। तो जो वेट होगा ये क्या डिटरमाइन करेगा कि हमारा जो हर एक कंपोनेंट है, गाउशियन कंपोनेंट है, वो कितने प्रोपोर्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स को जनरेट करेगा, कितने डेटा पॉइंट्स को वो जनरेट कर पाएगा हमारे ओवरऑल मिक्सचर में। यानी कि इट विल शो यू द कैपेसिटी ऑफ द गाउशियन कंपोनेंट। कौन दिखाएगा कैपेसिटी को? उसका वेट। ठीक है, इसको हम एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल से भी समझने वाले हैं दोस्तों, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर हम बात करते हैं मिक्सचर मॉडल के बारे में। तो मिक्सचर मॉडल क्या है? द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा इज वेटेड सम ऑफ मल्टीपल गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहां पे हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, यानी कि जो फाइनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है पूरे डेटा का, किसके डेटा का? तो गाउशियन मिक्सचर के डेटा का, वो क्या बनेगा? इट विल बी द वेटेड सम ऑफ मल्टीपल गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशंस। डेफिनेटली, बिकॉज गाउशियन मिक्सचर के अंदर हमारे पास क्या है? डिफरेंट गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशंस है। इन सभी का अगर मैं सिग्मा ले लूं तो वो मुझे क्या दे देगा? टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा मेरे गाउशियन के मिक्सचर का, राइट? तो यहाँ पे इक्वेशन है, देखिए,
सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू k, पाई k इज द वेट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स विच इज अवर गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशंस। एंड यहां पे ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ईच गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये आपके गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को दिखाता है फॉर एवरी डेटा पॉइंट x, यानी कि x गिवन म्यू के एंड सिग्मा के स्क्वायर। इसको अगर मैं इलेबोरेट करता हूं तो ये क्या होगा, इसको अगर हम इलेबोरेट करेंगे तो हमारा वो वाला फॉर्मूला बनेगा 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है ना हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो वाला इक्वेशन बनेगा। तो ये उस इक्वेशन को यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यानी कि हमने यहाँ पे हर एक हमारा जो गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यहाँ पे हमने लिखा है और उसके साथ जो एसोसिएटेड वेट है उसको हमने मल्टीप्लाई किया है और उन सभी का लास्ट में हमने क्या किया, सम कर दिया है। इससे हमें फाइनल जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा हमारा ओवरऑल पूरे मिक्सचर का, गाउशियन मिक्सचर का, वो यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो k है वो क्या है, इट इज द नंबर ऑफ गाउशियन कंपोनेंट्स, यानी कि हमें सभी कंपोनेंट्स को यहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 कंपोनेंट होंगे मेरे मिक्सचर के अंदर, गाउशियन मिक्सचर के अंदर मेरे पास 10 गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, 10 मेरे पास कंपोनेंट होंगे, तो मैं क्या करूंगा, हर एक कंपोनेंट के लिए मैं उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करूंगा, उसके साथ में उसका वेट मल्टीप्लाई करूंगा और इस तरीके से ये सेम प्रोसेस में बाकी के सारे पॉइंट्स के लिए, यानी कि बाकी के सारे कंपोनेंट्स के लिए फॉलो करूंगा और फिर उन सभी का मुझे यहाँ पे क्या करना है, सम करना है, जिससे मुझे फाइनल p ऑफ x मिलेगा। समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। फिर क्या करना है, फिर हमें करना है एस्टिमेशन। ठीक है, फिर हमें करना है एस्टिमेशन। तो अब हम आ जाते हैं EM के ऊपर। व्हाट इज EM? सो EM है एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम फॉर पैरामीटर एस्टिमेशन। यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन को मैक्सिमाइज करना होता है फॉर पैरामीटर एस्टिमेशन। सो द एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम इज एन इटरेटिव मेथड। ये एक इटरेटिव मेथड है। यहाँ पे हमें ई स्टेप और एम स्टेप, ये दो प्रोसेस में बार बार घूमना पड़ता है। अब कैसे घूमना पड़ता है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे ये इटरेटिव मेथड यूज होती है। सो इज एन इटरेटिव मेथड व्हिच इज यूज्ड टू एस्टिमेट द पैरामीटर्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल मॉडल लाइक GMMs व्हेन द डेटा हैज मिसिंग और हिडन कंपोनेंट्स व्हिच आर कॉल्ड द लेटेंट वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, फिर से देखो। एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि एक इटरेटिव मेथड मानी जाती है, जो हमें हेल्प करेंगे टू एस्टिमेट द पैरामीटर्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल मॉडल। मैंने थियरी की शुरुआत में ही कहा था एक चीज को, ध्यान से सुनो, दैट दिस पैरामीटर्स आर अननोन टू अस। हमें इन पैरामीटर्स की वैल्यू के बारे में नहीं पता है, तो हमें करना क्या है, हमें उसे एस्टिमेट करना है ना, हमें उसको फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए आप एक इटरेटिव मेथड का यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं EM मेथड। ठीक है, EM एल्गोरिथम। तो ये एक इटरेटिव मेथड है व्हिच इज यूज्ड टू एस्टिमेट द पैरामीटर्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल मॉडल व्हेन द डेटा हैज मिसिंग और हिडन कंपोनेंट्स, जब हमें सारी बातें पता ना हो। सो EM मैक्सिमाइजेस द लाइक्लीहुड ऑफ द ऑब्जर्व्ड डेटा बाय ऑल्टरनेटिंग बिटवीन टू स्टेप्स, यानी कि हमें लाइक्लीहुड को बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे कैसे बढ़ाएंगे, आई विल टॉक अबाउट दैट। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यानी कि E स्टेप और मैक्सिमाइजेशन यानी कि M स्टेप, इन दोनों चीजों का हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले है इनिशियलाइजेशन। सो वी हैव टू इनिशियलाइज द पैरामीटर्स ऑफ द GMM विच इज मीन, वेरिएंस एंड अवर वेट्स। ये हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं GMM के, रैंडमली, यानी कि आप रैंडमली पहले तो कोई ना कोई पैरामीटर जो है इसके इनिशियलाइज कर देंगे और यूजिंग अनदर मेथड लाइक k मींस, और आप k मींस के थ्रू भी इनको एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रैंडमली लेंगे। ठीक है, सो यू हैव टू इनिशियलाइज द पैरामीटर्स ऑफ द GMM रैंडमली। रैंडमली पहले आप कुछ ना कुछ पैरामीटर्स एज्यूम करेंगे। ठीक है, आपको क्योंकि पैरामीटर्स तो पता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि चलो भाई मीन फॉर एग्जांपल इतना होगा, 2 होगा, वेरिएंस फॉर एग्जांपल 1 होगा, वेट फॉर एग्जांपल 4 होगा। आपने उसको इनिशियली क्या कर दिया, ऐसे ही रैंडमली इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे आपकी इनिशियलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। फिर क्या करना है, फिर आता है E स्टेप यानी कि एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन में आप क्या करेंगे, यू हैव टू कैलकुलेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको कैलकुलेट करनी है फॉर ईच गाउशियन कंपोनेंट, हर एक गाउशियन कंपोनेंट के लिए। ओके, सो यू हैव टू कैलकुलेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ईच गाउशियन कंपोनेंट हैज फॉर ईच डेटा पॉइंट। ठीक है, यानी कि हर एक गाउशियन पॉइंट की, उसके हर एक डेटा पॉइंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच डेटा पॉइंट बिलोंग्स टू ईच गाउशियन कंपोनेंट बेस्ड ऑन द करेंट पैरामीटर्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझो। देखो, गामा IK इज इक्वल टू, ये है आपका वेट इंटू ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। यानी कि आपके गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है, उस इंडिविजुअल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ दैट गाउशियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे हमने इसको फाइंड किया। देखो,
ठीक है, इसको हमने यहाँ पे फाइंड किया, एक्स आई गिवन म्यू के सिग्मा के स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा जे इज इक्वल 1 टू के पाई जे इनटू, यहाँ पर भी सिमिलर हमने वो चीज को रिपीट किया। ठीक है, सो वेयर गामा आई के रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी दैट ith डेटा पॉइंट बिलोंग्स टू kth गॉसियन कंपोनेंट। तो ये हमें एक ऐसी प्रोबेबिलिटी दिखाती है कि जो कंपोनेंट है आई, वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में बिलोंग करेगा। यानी कि हमारा डेटा पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक्स, तो यहाँ पे हमने एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। तो यहाँ पे जो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो हमें क्या दिखाएगी कि वो जो पर्टिकुलर डेटा पॉइंट है वो हमारे उस कंपोनेंट में, जो कि हमारा मान लेते हैं कि केथ नंबर का गॉसियन कंपोनेंट होगा, उससे ही बिलोंग करती है। ओके, उससे बिलोंग करती है, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, यानी कि आपने एक एस्टिमेशन यहाँ पे डाला, फिर आप क्या करेंगे, इस एस्टिमेशन को मैक्सिमाइज करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सो यू हैव टू अपडेट द पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल टू मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड ऑफ द ऑब्जर्व डेटा, बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यानी कि माई गामा आई की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। अब मुझे उस वैल्यू के हिसाब से मेरे पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना पड़ेगा, यानी कि मेरे मीन को और वेरिएंस को और वेट को वो करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उनको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, कि जिससे होगा क्या कि अब मेरा जो आउटपुट आएगा वो इस आउटपुट के रिलेटेड ही हो, यानी कि जिससे वो मेरा डेटा पॉइंट है उस पर्टिकुलर क्लस्टर का ही बने। सो अपडेट द पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल, यानी कि मीन्स, वेरिएंस एंड वेट्स टू मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड ऑफ द ऑब्जर्व डेटा, जिससे आप ऑब्जर्व डेटा की लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज कर सके यूजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैलकुलेटेड इन द ई स्टेप। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपका ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने फाइंड की उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, यानी कि ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारा होता है किसका, तो मीन का, वो हमने यहाँ पे लिया सिग्मा इज इक्वल 1 टू n, फिर एक्स आई डिवाइड बाय, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देना है गामा आई के साथ, और आई इज इक्वल 1 टू n डिवाइड भी कर देना है गामा आई के साथ। उसी तरीके से वेरिएंस में भी आपको क्या करना है, गामा आई के साथ, यानी कि इस प्रोबेबिलिटी के साथ आप जो है वेरिएंस वाले इक्वेशन को भी नीचे और ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पे भी आ गया गामा आई के और यहाँ पे भी आ गया गामा आई के। ठीक है, और उसी तरीके से वेट में भी आप क्या करेंगे, गामा आई के डिवाइड बाय एन, इसका सम कर देंगे और डिवाइड बाय एन कर देंगे। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि यहां पे जो ई स्टेप में जो कि एक्सपेक्टेशन है, वहां पे मैंने एक प्रोबेबिलिटी फाइंड की कि मेरा जो डेटा पॉइंट है वो उसी कंपोनेंट में, उसी गॉसियन कंपोनेंट में बिलोंग करता है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। फिर मुझे उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मेरे पैरामीटर्स को हैंडल मतलब एस्टिमेट करना है, उसको चेंज करना है, उसको मैक्सिमाइज करना है, जिससे मेरे ये जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 100% हर बार आए, राइट, वो चीज फाइनाइट हो जाए। उसके लिए मुझे मेरे पैरामीटर्स को मेरे ऑब्जर्व डेटा के साथ क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने गामा आई के को उसके साथ मल्टीप्लाई किया, राइट। और ये जो स्टेप है आपको रिपीट करता रहना है तब तक जब तक आपको जो पैरामीटर्स है वो चेंज होना बंद ना हो जाए, फॉर द लाइक्लीहुड रीचेज द मैक्सिमम, और आपका जो लाइक्लीहुड है वो मैक्सिमम रीच ना कर जाए, तब तक आपको ये प्रोसेस करती रहनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें ऊपर से गई होगी, लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स जो है वो वीडियो देखेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो सोचेंगे कि यार ये सर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, छोड़ दो इस वीडियो को। लेकिन पेशेंस से जो यहाँ तक बैठा है ना इस वीडियो के, आई गारंटी कि वो यहाँ से जब इस वीडियो को देख के जाएंगे दे विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन इन देयर माइंड, दैट इज वेरी फाइनाइट, राइट। तो चलिए यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल मानते हैं कि इमेजिन अ बॉक्स ऑफ मिक्स्ड फ्रूट्स। पहले इसको दिखाने से पहले एक चीज दिखा देता हूँ, चलिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे क्लियर हो गए हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज को मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मेरे जो डेटा पॉइंट्स थे, यानी कि मेरे पास देखो सबसे पहले क्या था, मेरे पास एक था गाउशियन मिक्सचर यानी कि मेरा जीएमएम, उसके अंदर मेरे पास थे गाउशियन कंपोनेंट्स इस तरीके से, ठीक है। और इन गाउशियन कंपोनेंट्स के अंदर भी मेरे पास अपने डेटा पॉइंट्स थे, ठीक है, इस तरीके से। फटाफट से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डेटा पॉइंट्स, भूल चूक माफ, इस तरीके से डेटा पॉइंट्स थे, राइट। तो इन डेटा पॉइंट्स को मैं मान लेता हूं फ्रूट्स, इन डेटा पॉइंट्स को मैं मान लेता हूं फ्रूट्स। ये जो फ्रूट के टाइप्स है इनको मैं मान लेता हूं अपने गाउशियन कंपोनेंट्स, यानी कि भाई एप्पल है, बनाना है, ये तो ऑरेंज है, किस टाइप का फ्रूट होगा ये, ठीक है। एप्पल है ये फ्रूट, ये मतलब ये जो फ्रूट का टाइप है वो एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, उसको मैं मान लेता हूं अपने गाउशियन के कंपोनेंट्स। प्रोपोर्शन ऑफ फ्रूट्स यानी कि वेट्स, यानी कि जो कितनी मात्रा में फ्रूट्स होंगे उसको मैं मान लेता हूं वेट्स। और फ्रूट के जो फीचर्स है उसको मैं मानता हूं अपने डेटा के फीचर्स, यानी कि उसके साइज और वेट को, ठीक है।
यानी कि हमारे पैरामीटर्स आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये जो फ्रूट के फीचर्स है वो हमारे पैरामीटर्स हो जाएंगे। एंड गैसिंग एंड रिफाइनिंग प्रोसेस, इसको हम बोल देंगे ईएम एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसके ऊपर से हम एग्जांपल को देखते हैं, चलिए फटाफट से। ठीक है, सो इमेजिन कि आपके पास एक बॉक्स है ऑफ मिक्स्ड फ्रूट्स, ये आपका हो जाएगा जीएमएम, ठीक है। यू हैव अ बॉक्स ऑफ फ्रूट्स विथ एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस। आपके पास एक बॉक्स है फ्रूट्स का, उसमें एप्पल्स भी है, बनानास भी है एंड ऑरेंजेस भी है। हाउ एवर दे आर ऑल पिल्ड, यानी कि सभी के सभी छिले हुए हैं। सो यू कांट टेल विच फ्रूट इज विच जस्ट बाय लुकिंग एट दम, यानी कि आप बता नहीं सकते, यानी कि द पैरामीटर्स आर अननोन टू यू, आप बता नहीं सकते हैं कि भाई एग्जैक्टली किस टाइप का फ्रूट है, किस टाइप का डेटा जो है वो किस तरह के डेटा में जाएगा, यानी कि कैसे डेटा का क्लासिफिकेशन है वो आपको पता नहीं है, आप उसको अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, यानी कि आप अपने फ्रूट्स को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। Your goal is to figure out how many of each fruit are in the box and group them correctly, यानी कि आपको यहाँ पे दो टास्क करने हैं कि भाई कितने फ्रूट्स हैं, ओके, हाउ मेनी ऑफ ईच फ्रूट आर इन द बॉक्स, यानी कि एप्पल कितने हैं, बनाना कितने हैं, ऑरेंज कितने हैं, ये एक चीज आप फाइंड करना चाहते हैं। और उनकी ग्रुपिंग सही से हुई है या नहीं हुई है वो आप चेक करना चाहते हैं, यानी कि आप उनकी सही से ग्रुपिंग भी करना यहाँ पे चाहते हैं, राइट। सो यहाँ पे इसके की कंपोनेंट्स क्या होंगे, सबसे पहले है आपके गॉसियन कंपोनेंट्स। गॉसियन कंपोनेंट्स क्या होंगे, आपके फ्रूट के टाइप्स, यानी कि थिंक ऑफ ईच फ्रूट टाइप, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, गॉसियन कंपोनेंट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो ये मेरा जीएमएम है, विच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फ्रूट्स, मेरी बास्केट जो है उसमें एक कैटेगरी हो जाएगी एप्पल्स की, ये मेरा एक गॉसियन कंपोनेंट हो गया। एक कैटेगरी हो जाएगी मेरे ऑरेंजेस की, ये मेरा दूसरा गॉसियन कंपोनेंट हो गया। और एक हो जाएगी बनाना की। तो ये मेरे बन गए तीन अलग अलग कंपोनेंट्स, ठीक है। नाउ ईच फ्रूट टाइप, यानी कि हर एक जो मेरा कंपोनेंट होगा उसके अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसकी अपनी खुद की एक साइज होगी, अपना खुद का एक वेट होगा। यानी कि मेरा जो हर एक गॉसियन कंपोनेंट है उसके खुद के कुछ पैरामीटर्स होंगे, जैसे इसका अलग मीन होगा, इसका अलग वेरिएंस होगा, इसका भी अलग मीन होगा, अलग वेरिएंस होगा, इसका भी अलग मीन अलग वेरिएंस होगा। यानी कि हर एक के अलग साइज और वेट को यहाँ पे आप रिलेट करो मीन और वेरिएंस के साथ, राइट। जैसे कि एप्पल्स के केस में फॉर एग्जाम्पल उनकी साइज मीडियम होती है, वेट मीडियम होता है। बनानास के केस में लॉन्ग एंड लाइट वेट, ऑरेंजेस के केस में राउंड एंड हैवी। तो यहाँ पे हर एक के जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग है, हर एक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग अलग है। जस्ट लाइक हमारे गॉसियन कंपोनेंट्स के अलग अलग क्या होते थे, मीन एंड वेरिएंस। अब हम बात करते हैं उसके वेट के बारे में। तो वेट क्या है, प्रोपोर्शंस। वेट क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शंस। तो यहाँ पे जो बॉक्स है इसमें हमने क्या बात किया था कि एक कंपोनेंट के अंदर कितने डेटा पॉइंट वो जनरेट कर सकता है वो उसका वेट कहलाता है, वहां पे हमने ये बात की थी। तो सिमिलरली कि हमारे जो मिक्स फ्रूट्स हैं हमारे गॉसियन मिक्सचर के अंदर, उसमें किस फ्रूट की कितनी मात्रा है उसे हम उसका वेट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे 50% एप्पल्स है, 30% बनानास है, 20% ऑरेंजेस है। तो यहाँ पे हमें इसका क्या पता चला, वी हैव गॉट टू अंडरस्टैंड अबाउट इट्स वेट, इट्स प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए आगे बनता है आपका मिक्सचर का मॉडल, यानी कि द एंटायर बॉक्स ऑफ फ्रूट्स इज लाइक अ मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पे मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स है। नाउ एवरी फ्रूट इन द बॉक्स बिलोंग्स टू वन ऑफ दिस टाइप्स। और आपका जो हर एक फ्रूट है वो इसमें से किसी ना किसी टाइप का तो होगा ही तीन में से, राइट। यानी कि आपका जो हर एक डेटा पॉइंट है वहां पे गॉसियन मिक्सचर में वो किसी ना किसी कंपोनेंट से तो बिलोंग करता ही होगा, पर किस कंपोनेंट से बिलोंग करता है वो कैसे फाइंड करूं, बिकॉज आई डोंट नो कि उसके साइज क्या है, कि उसके फीचर्स क्या है। यहाँ पे हमारे साइज एंड वेट के बारे में हम बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता है उसके बारे में, तो मैं कैसे पता लगाऊं, बिकॉज मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा एप्पल है कौन सा बनाना है देख के। दे ऑल आर छिल गए हैं, सभी को छिल दिया है। So every fruit in the box belongs to one of these types, but since they are peeled, उनको छील दिया है, you can't directly tell which type of fruit is। आप कह ही नहीं सकते कि भाई कौन से टाइप का फ्रूट कौन सा है, बिकॉज उनको छील दिया है। तो अब मैं क्या करूं बताओ। अब हमें यूज करना है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिदम, यानी कि जो स्टेजेस मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, अब उन स्टेजेस पे हम आ जाते हैं, ठीक है। ये जो हमने कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस देखे, अब वो इक्वेशंस को इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझिए। सबसे पहला स्टेप था हमारा इनिशियलाइजेशन, तो अब हम देखते हैं किसको, इनिशियलाइजेशन को। इनिशियलाइजेशन में आप क्या करेंगे, गैस करेंगे भाई। यू स्टार्ट बाय मेकिंग एन इनिशियल गैस, यू लुक एट द साइज एंड वेट ऑफ ऑल फ्रूट्स। अब जस्ट रैंडमली देखते हैं कि भाई साइज एंड वेट कितना है, ठीक है, हर एक फ्रूट का।
एंड रैंडमली डिसाइड। अब आपके केस में तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, वहां पे तो आप कुछ को देखना नहीं है, आपको बस ऐसे रैंडमली एज्यूम करना है कि भाई मीन इतना होगा, वेरियंस इतना होगा, वेट इतना होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या कर दिया, साइज और वेट को जो है वो एज्यूम कर लिया कि भाई इतना साइज होगा, इतना वेट होगा। और ऑल फ्रूट्स रैंडमली डिसाइड एंड विच वन माइट बी एप्पल, बनाना और ऑरेंज। यानी कि आपने डिफाइन कर दिया होगा कि भाई इतने मीन पे मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन कंपोनेंट होगा, इतने मीन पे मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन कंपोनेंट होगा। सो यू स्टार्ट बाय मेकिंग एन इनिशियल गैस, यू लुक एट द साइज एंड वेट ऑफ ऑल फ्रूट्स एंड रैंडमली डिसाइड विच वंस माइट बी एप्पल्स, बनानास और ऑरेंजेस। और आप रैंडमली डिसाइड करते हैं कि भाई ये शायद एप्पल होगा, ये शायद बनाना होगा, ये शायद ऑरेंज होगा। यू आर नॉट श्योर, आप बस रैंडमली गैस कर रहे हैं कि यार ये हो सकता है मेरे ख्याल से, राइट, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, अपने नॉलेज के हिसाब से। फिर आपका सेकंड स्टेप क्या था, ई स्टेप, विच इज एक्सपेक्टेशन। तो अब उसको देखते हैं एक्सपेक्टेशन में हम क्या करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेशन स्टेज, राइट, यस। तो ये इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज, बिकॉज यहां पे आप क्या कैलकुलेट करते थे, आप कैलकुलेट करते थे एक प्रोबेबिलिटी गामा आई के, जिसको हम बोलते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो नाउ फॉर ईच फ्रूट यू एस्टिमेट हाउ लाइकली इट इज टू बिलोंग टू ईच टाइप। हर एक फ्रूट के लिए आप एस्टिमेट करेंगे कि ये कितना बिलोंग करेगा किसी एक टाइप में। जैसे यहां पर मैंने वो कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया कि मेरा हर एक डेटा पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर गाउसियन कंपोनेंट में बिलोंग करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो मैं फाइंड करूंगा। समझ रहे हो, मेरा कोई पर्टिकुलर डेटा पॉइंट है, उस पर्टिकुलर गाउसियन कंपोनेंट में बिलोंग करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो मुझे फाइंड करना है। तो उसको बोलते हैं गामा आई के। यू कैन फाइंड दिस यूजिंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यहां पे हमने वही किया है कि हर एक फ्रूट के लिए आप एस्टिमेट करेंगे बाय कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी कि हाउ लाइकली इट इज टू बिलोंग टू ईच टाइप। यानी कि आपका जो हर एक फ्रूट है वो किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में बिलोंग करेगा, उसकी क्या लाइकलीहुड है। अब तो यहाँ पे देखिए, ये नॉन टेक्निकल एग्जांपल में दे रखा है कि अ मीडियम साइज्ड फ्रूट विथ मीडियम वेट इज 70% लाइकली टू बी एन एप्पल। तो आप ये सोचेंगे कि भाई अगर मीडियम साइज्ड फ्रूट हुआ और अगर इसका मीडियम वेट हुआ तो वो 70% चांस है कि वो एप्पल हो सकता है, 20% चांस है कि वो ऑरेंज हो सकता है और 10% चांस है कि वो बनाना हो सकता है। तो दीज प्रोबेबिलिटीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहलाती है। तो आपने इस केस में यही किया है। आपने क्या किया है, दैट ईच गाउसियन कंपोनेंट हैज फॉर ईच डेटा पॉइंट, आपने कैलकुलेट की है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, that each Gaussian data point has for each data point। देखिए हर एक Gaussian कंपोनेंट के अंदर कोई डेटा पॉइंट बिलोंग करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, इसको हम बोलते हैं गामा आई के, जो कि आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। जैसे आप वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, जैसे आप वो एस्टिमेशन डालते हैं, उसके बाद आपको आना होता है नेक्स्ट स्टेज पे, वो है एम स्टेप, विच इज अपडेट स्टेज। ये आपका हो जाएगा अपडेट स्टेज। यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अपडेट योर एस्टिमेट्स। आपके एस्टिमेट्स को अपडेट करने के लिए आपको इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का यूज करना है। यहां पे आप क्या करेंगे, अब आपके मीन्स को, आपके वेरिएंस को, आपके वेट्स को आप अपडेट करेंगे। सो यू हैव टू एडजस्ट द एवरेज साइज एंड वेट फॉर एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस। यू हैव टू रिफाइन हाउ मच द साइज एंड वेट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्रूट वेरी। यानी कि यहां पर आप इस स्टेज में अपने पैरामीटर्स को जो है वो रिफाइन करेंगे, उनकी वैल्यूज को चेंज करेंगे, उनके वैल्यूज को अपडेट करेंगे। और उसके बाद आपको ये जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2 और 3, इनको रिपीट करते रहना है। कब तक रिपीट करेंगे, जब तक आपके एस्टिमेट्स जो है वो एकदम परफेक्ट ना आए, रिफाइन ना हो जाए। सो यार गैसेज स्टॉप चेंजिंग सिग्निफिकेंटली। आपको ये तब तक करना है कि जब तक आपके जो गैसेज आ रहे हैं वो चेंज होना बंद हो जाए, एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द ग्रुपिंग एंड प्रोपोर्शंस ऑफ ईच फ्रूट टाइप। और आप जो है वो ग्रुपिंग के लिए कॉन्फिडेंट हो जाए, तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है। तब तक करोगे जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो जाओ अबाउट द ग्रुपिंग एंड प्रोपोर्शंस ऑफ ईच फ्रूट टाइप। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ईएम एंड इसको हम बोलेंगे ई स्टेप एंड एम स्टेप। ठीक है, ये हमें करना होता है, इसको रिपीटेशन में करना होता है। तो ये आपको किस में हेल्प करेगा, इट विल हेल्प यू इन क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग में ये चीज आपको हेल्प करने वाली है, राइट। इसी के साथ ये थियरी जो है हमारी यहाँ पे खत्म होती है, राइट। इट वॉज क्वाइट हेक्टिक, राइट, कुछ थोड़ा लोड तो गया होगा माइंड पे। चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी लास्ट थियरी में, विच इज राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम इन ब्रीफ। यानी कि यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज लिखनी है एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम की। तो यहाँ पर भी इस चीज को भी मैं आपको काफी इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा। पहला है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, द एम एल्गोरिथम ऑलवेज कन्वर्जेस टू अ लोकल मैक्सिमम ऑफ द लाइक्लीहुड फंक्शन बट नॉट नेसेसरली टू द ग्लोबल मैक्सिमम। द कन्वर्जेंस मे बी स्लो एंड सेंसिटिव टू इनिशियलाइजेशन। यानी कि यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिलता है वो काफी हद तक सही होता है, लेकिन वो 100% सभी डेटा पॉइंट के लिए वैलिड होगा वो आप नहीं कह सकते हैं, राइट। फिर आता है मोनोटोनिक इंप्रूवमेंट।
यानी कि ईच इटरेशन ऑफ द ईएम एल्गोरिथम रिजल्ट्स इन एन इंप्रूवमेंट इन द लाइक्लीहुड ऑफ द ऑब्जर्व डेटा। यानी कि हर एक इटरेशन के साथ, हर एक ई स्टेप एम स्टेप के साथ आपको एक अच्छा एस्टिमेशन मिलता है और आप एक्यूरेट पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर पाते हैं। द लाइक्लीहुड आइदर इंक्रीजेस और स्टेज द सेम आफ्टर ईच ई स्टेप एंड एम स्टेप। अगर सेम रहता है तो फिर तो वो प्रोसेस बंद कर देनी है, या तो फिर वो जो लाइक्लीहुड है वो हमेशा बढ़ता रहेगा, यानी कि संभावना हमेशा बढ़ती रहेगी कि इंप्रूवमेंट हमेशा होता रहेगा। ठीक है। रिक्वायर्स इनिशियल एस्टिमेट्स, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईएम जो है वो रिक्वायर करता है इनिशियल एस्टिमेट्स फॉर द पैरामीटर्स। द चॉइस ऑफ दिस इनिशियल वैल्यूज कैन इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस एंड द क्वालिटी ऑफ द फाइनल सोल्यूशन। डेफिनेटली, बिकॉज इनिशियली तो मैंने आपको बताया कि आपको गैस करनी होती है वैल्यूज को, आप मीन, वेरिएंस और वेट की वैल्यू को गैस करेंगे। तो अगर वो गैस काफी दूर हुआ ओरिजिनल एस्टिमेट से तो आपको देर लग सकती है कन्वर्जेंस तक पहुंचने में, राइट। यानी कि इनिशियल एस्टिमेट्स शुड बी वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, तब आपको इजी रहेगा, नहीं तो प्रोसेस में टाइम लग सकता है, राइट। फिर नो गारंटी ऑफ ग्लोबल मैक्सिमम, यानी कि व्हाइल द एल्गोरिथम गारंटीज कन्वर्जेंस टू अ लोकल मैक्सिमम, कन्वर्जेंस लोकल मैक्सिमम तक तो होगा लेकिन ये ग्लोबल मैक्सिमम हमें यहाँ पे नहीं देता, यानी कि सभी डेटा पॉइंट्स का यहाँ पे क्लस्टरिंग सही से होगा, इसकी यहाँ पे आपको गारंटी नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा हद तक स्टार्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। फिर है मॉडल की अजम्पशंस। तो ये जो मॉडल है वो अज्यूम करता है एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को, जहां पे जो आपका डेटा है वो मिसिंग या तो फिर हिडन कंपोनेंट्स पे हम बात करते हैं, वेयर द डेटा हैज मिसिंग और हिडन कंपोनेंट्स। द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दिस असम्पशंस अलाइन विद द रियल डेटा। तो यहाँ पे हमने वो बात की जैसे कि हमें पैरामीटर्स की वैल्यू के बारे में पता ही नहीं था, तो डेटा मिसिंग है तो फिर हिडन है, तो उस केस में आप इस प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दी एक्यूरेट वैल्यू ऑफ दोस डेटास बेस्ड अपॉन वेरियस असम्पशंस। ठीक है। फिर आता है हैंडल्स मिसिंग डेटा। तो ये मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल करेगा? सो ईएम इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर हैंडलिंग मिसिंग और इनकम्प्लीट डेटा। ठीक है, बाय इटरेटिवली एस्टिमेटिंग द मिसिंग वैल्यूज ड्यूरिंग द ई स्टेप एंड अपडेटिंग पैरामीटर्स इन द एम स्टेप। यानी कि मैंने अभी वो चीज बताई वही कि यहाँ पे आपके पास कुछ मिसिंग डेटा होता है, कुछ इनकम्प्लीट डेटा होता है, तो आपको क्या करना था, ई स्टेप और एम स्टेप कंटिन्यूसली आप प्रोसेस को जो है फॉलो करते रहेंगे, जिससे आप अपने पैरामीटर्स को अपडेट कर सके एम स्टेप के अंदर और एक आपको एक्यूरेट एस्टिमेट मिल सके। ये इटरेटिव प्रोसेस है, डेफिनेटली इटरेटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे ई स्टेप और एम स्टेप की जो प्रोसेस है वो बार बार होती रहती है इसके अंदर, जब तक आप कन्वर्जेंस तक ना पहुंच जाए, यानी कि एक्यूरेट एस्टिमेशन तक ना पहुंच जाए। इन ईच इटरेशन द ई स्टेप कंप्यूट्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ई स्टेप हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करेगा ऑफ द मिसिंग डेटा, एंड एम स्टेप कैलकुलेट्स द मॉडल पैरामीटर्स। वो मॉडल पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेगा, बिकॉज एम स्टेप के अंदर हम अपने मॉडल पैरामीटर्स को रिफाइन करते हैं और ई स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई इसमें आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, संभावना कितनी, हम हर बार उस संभावना को कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेशन को कैलकुलेट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये जो ईएम है ये वेरियस स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को आप अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग गाउशियन मिक्सचर मॉडल्स, हिडन मार्कोव मॉडल्स एंड अदर मॉडल्स विथ लेटेंट वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, तो इट इज जनरल पर्पस एल्गोरिथम, ये एक जनरल पर्पस एल्गोरिथम माना जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझा दी, अभी भी इसको मैं फिर से समझाऊंगा। देखो मैं जो है मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ, मैं आपको सारी चीजें काफी अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। जब आप इस थ्योरी को सही में पढ़ने बैठो तब आपको आराम से ये समझ में आ जाना चाहिए, मैं ऐसा करके छोड़ूंगा। चलिए देख इसी इन सभी प्रॉपर्टीज को एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल से समझते हैं, बहुत मजा आएगा। चलिए, तो मान लीजिए कि आपके पास एक बैग है कैंडीज का, यू हैव अ बैग ऑफ कैंडीज बट यू कांट सी द फ्लेवर्स। आप सभी फ्लेवर्स को देख नहीं पा रहे, जैसे हमने वो फ्रूट्स की बात की थी कि हमारे पास एप्पल्स, बनानास, ऑरेंजेस है बट यू कैन नॉट सी देम, राइट। तो यहाँ पे आपके पास चॉकलेट्स है, स्ट्रॉबेरी है, लेमन है, डिफरेंट कैंडीज है बट यू कैन नॉट सी देम। ऑल्सो यू कैन ऑल यू कैन डू इज टेस्ट देम वन बाय वन। बस आप उनको टेस्ट कर सकते हो और उसके बेसिस पे आपको जो है अपने डिसीजंस को बनाना है। योर गोल इज टू एस्टिमेट हाउ मेनी कैंडीज ऑफ ईच फ्लेवर आर इन द बैग। आपको एक तो ये आइडेंटिफाई करना है कि बैग में हर एक फ्लेवर की कितनी कैंडीज है, यानी कि चॉकलेट की कितनी कैंडी है, स्ट्रॉबेरी की कितनी कैंडी है, लेमन की कितनी कैंडी है। एंड यू ऑल्सो हैव टू फाइंड द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच फ्लेवर, यानी कि हर एक फ्लेवर की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आप फाइंड करना चाहते हैं, कि पैरामीटर्स को भी आप फाइंड करना चाहते हैं कि भाई स्वीटनेस लेवल कितना है, सावरनेस लेवल कितना है, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए, however you can only taste one at a time and the guess its flavor. This incomplete information represents the hidden data. ठीक है, तो hidden data हमारे पास यहाँ पे होगा। पहले हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की, जो पहली प्रॉपर्टी थी वो। तो इनिशियलाइजेशन में आप क्या करते हैं, यू स्टार्ट विद एन इनिशियल गैस अबाउट द फ्लेवर्स। आप इनिशियली गैस करते हैं ओके फ्लेवर के बारे में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फिर एक्सपेक्टेशन स्टेट में आप क्या करेंगे, ई स्टेप, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप हर एक कैंडी को टेस्ट करेंगे और गैस करेंगे कि इसका फ्लेवर मोस्ट लाइकली किसके जैसा है। ठीक है, बेस्ड ऑन योर करंट एस्टिमेट्स। ठीक है, तो जहां पे वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे वो वाली चीज यहाँ पे आपको समझा रखी है। एंड दिस कैंडी इज प्रोबेबली चॉकलेट बट इट कुड आल्सो बी स्ट्रॉबेरी विद सम प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये सारे तो वो स्टेप्स है, ये स्टेप्स में डिफाइन नहीं कर रहा, मैं आ जाता हूँ सीधा प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज क्या है, देखो पहला है हमारा कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या बोलता है,
यू विल इवेंचुअली सेटल ऑन अ कंसिस्टेंट एस्टिमेट ऑफ द फ्लेवर्स इवन इफ इट्स नॉट परफेक्ट। यानी कि इवेंचुअली आपको एक कंसिस्टेंट एस्टिमेट मिल जाएगा फ्लेवर्स का कि भाई ये वाला जो फ्लेवर है तो इसका मतलब ये कैंडी होगी, ये वाला फ्लेवर तो ये वाली कैंडी होगी, ठीक है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो आपको एक एस्टिमेट उसका मिल जाता है, परफेक्ट नहीं मिलेगा, यानी कि लोकल मैक्सिमम मिलेगा, ग्लोबल मैक्सिमम मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आप एक्यूरेटली नहीं कह सकते। फिर ये मोनोटोनिक इंप्रूवमेंट होता है, यानी कि बार बार मोनोटोनिक प्रोसेस होती है। सो ईच राउंड ऑफ टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग improves your guess about the flavors। वो आपके guess को improve करेगा about the flavors। You never get worse but the improvement might slow down over time। ठीक है, यानी कि आप improvement तो करते रहेंगे लेकिन एक फिर saturation level आएगा जहां पे आपको सेम रिजल्ट हर बार मिलता रहेगा, यानी कि ई स्टेप और एम स्टेप के बाद आपका जो रिजल्ट है वो ज्यादा वेरी नहीं करेगा। फिर है रिक्वायर्स इनिशियल एस्टिमेट्स, यानी कि इफ यू स्टार्ट विथ बैड गेसेस, ठीक है, इट माइट टेक लॉन्गर टू कन्वर्ज और लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन्स। यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कहा कि इनिशियल अगर आपने जो एस्टिमेशन करे थे, जो गेसिंग करे थे, वो गेसिंग में अगर आपने सही से गेसिंग नहीं की तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको एक्यूरेट सोल्यूशन तक पहुंचने में। ठीक है, फिर नो गारंटी ऑफ ग्लोबल मैक्सिमम, सो यू माइट नॉट फाइंड द बेस्ट गेसेस, यानी कि आपको बेस्ट एक्यूरेट रिजल्ट ही मिलेगा, दैट इज यू कैन नॉट गारंटी, बिकॉज इफ यू नेवर नोटिस द लेमन फ्लेवर because you started with chocolate and strawberry as you only guesses, you might miss it entirely, right? ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपने 11 फ्लेवर मिस कर दिया, अगर आप टेस्ट करने में 11 फ्लेवर आपने टेस्ट ही नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉबिलिटी हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि 11 कैसा होता है। तो यहाँ पे आपने उसका तो कोई गेसिंग किया ही नहीं, राइट? फिर मॉडल एजम्पशंस, तो यहाँ पे जो सक्सेस है प्रोसेस की वो डिपेंड करती है वेदर योर अजम्पशंस अबाउट द फ्लेवर्स मैच द एक्चुअल कैंडीज इन द बैग। ठीक है, तो ये चीज भी है कि आपकी जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करेगी कि जो आपकी एजम्पशंस है फ्लेवर्स के बारे में वो एक्चुअल कैंडीज के साथ मैच करती है या नहीं करती है। तो मॉडल एजम्पशंस ये हो जाएगी। फिर हैंडल्स मिसिंग डेटा, सो इफ सम कैंडीज आर मिसिंग द एल्गोरिथम कैन स्टिल एस्टिमेट द फ्लेवर्स बेस्ड ऑन द कैंडीज यू डिड स्टेट, यानी कि कुछ अगर कैंडीज मिसिंग है तो आपका जो एल्गोरिथम है वो एस्टिमेट कर सकता है फ्लेवर्स को, स्टिल एस्टिमेट कर सकता है फ्लेवर्स को बेस्ड ऑन द कैंडीज यू डिड स्टेट, जो आपने टेस्ट की हो उनके बेसिस पर। फिर ये एक इटरेटिव प्रोसेस है, यानी कि यू गो बैक एंड फोर्थ बिटवीन गैसिंग एंड रिफाइनिंग इंप्रूविंग विथ ईच इटरेशन, यानी कि आप ई स्टेप करते हो, यानी कि गैसिंग करते हो, रिफाइनिंग करते हो, गैसिंग करते हो, ये प्रोसेस चलती रहती है। इट्स एन इटरेटिव प्रोसेस। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि दिस अप्रोच वर्क्स फॉर अदर सिचुएशंस लाइक एस्टिमेटिंग द इंग्रेडिएंट्स इन अ डिश और आइडेंटिफाइंग जॉनर्स इन अ प्लेलिस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज हिडन और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब तक किसी मॉडल में कुछ इनकम्प्लीट या तो फिर हिडन इन्फॉर्मेशन रहती है और आप उसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उन सभी केसेस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस मॉडल इज फ्लेक्सिबल एंड इट कैन बी अप्लाइड टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस, राइट? कि भाई किसी डिश के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे उसको आप एस्टिमेट कर सकते हैं, या तो फिर किसी प्लेलिस्ट में कौन कौन से जॉनरे यानी कि किस किस वेराइटी का म्यूजिक है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, राइट? यानी कि जब भी आपके पास कुछ हिडन डेटा हो या तो फिर कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो, उस केस में आप इस मॉडल का यूज कर सकते हैं, राइट? गॉसियन मिक्सचर मॉडल का आप यूज कर सकते हैं और आप ई स्टेप एम स्टेप वाली प्रोसेस का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस कैसे होती है हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। वी बेसिकली एस्टिमेट द पैरामीटर्स और उसके हिसाब से आप अपने डेटा पॉइंट्स की क्लस्टरिंग को जो है वो सही से करते हैं, उसको सही ग्रुप में डिवाइड करते हैं, राइट? तो ये यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस है खत्म होती है। इसी के साथ हमारा जो 4th चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है। काफ़ी डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते लेकिन समझने में डिफिकल्ट था, ठीक है, और मेरे लिए समझना भी एक चैलेंज था इस चैप्टर को। आई माई सेल्फ वॉज थिंकिंग कि ये सारी चीज़ें मैं आपको कैसे समझाऊंगा, बट आई होप कि आप एग्जाम में अब कुछ तो आराम से लिख के आ ही जाओगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उतना तो समझ में आ ही गया होगा कि आप अपनी एग्जाम में लिख के आओ। कई बार अगर आपको इक्वेशन याद ना आए तो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इक्वेशन स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया कि भाई आपको लिखने ही पड़ेंगे तो आप लिखना, अदरवाइज अगर आपको इक्वेशन याद नहीं आता है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए थियरी का कि वो थियरी क्या कहना चाहती है, राइट? तो इसी के साथ हम यहाँ पे अपना 4th चैप्टर कंप्लीट करते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट और ला सकूं। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।